आज शनिवार का दिन है, शनिवार की शाम में हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और मुझे एक बहुत अच्छा फीलिंग है। बजरंगबली का एक तो दिन है आज। 2024 में सबने कहा कि ये शनि का टाइम है। तो 2024 को लोगों ने 8 से कनेक्ट किया, शनि का साल है। 2025 को हमने मंगल से कनेक्ट किया, 9 नंबर है। न्यूमरोलॉजिकली ये मार्स का यानी मंगल का वर्ष है। उसी तरह से जब हम देखते हैं कि ये वर्ष ज्योतिष के अनुसार, जो दूसरी विद्या उसके अनुसार का उसका जो मेन प्लेनेट है इस वर्ष का, लीडिंग प्लेनेट, वो जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति। आप देख रहे हैं अभी यूएस में आग लगी, कितने दिन तक लगी रही। मंगल अग्नि के कारक है। हेल्थ के गैस्ट्रिक इश्यूज ज्यादा होंगे लोगों को, क्योंकि अग्नि पेट में। हर कोई मतलब एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करता है, क्या उसमें भी एक फेथ का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है? फेथ एंड सरेंडर दोनों चीज। सरेंडर में ये नहीं कह रही कि आप किसी के लिए बेच जाइए, झुक जाइए, लेकिन आपको बिलीव तो रखना पड़ेगा। मून और बृहस्पति जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये गज केसरी योग भी बनाता है कुंडलियों में। मून साइन की जब हम बात करते हैं तो वो थोड़ा और हम डेप्थ में जाते हैं, तो आज हम मून साइन के बारे में बात करेंगे। हमारे शास्त्र तो इतने महीन हैं, इतना डिटेल्ड है कि व्यक्ति के सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं थोड़ा सा अपना एक कुंडली आपको दूंगा, अगर आप मुझे थोड़ा सा उसमें कुछ देख के बता सके। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। एक बात बहुत स्ट्रांगली बोल रही हूँ मैं रौनिक तुम्हें, कि तुम्हें समझाना आसान नहीं है। भूमिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द आयरॉनिक शो पे। आपसे पॉडकास्ट से पहले मैं बात कर रहा था और बात करते करते एक दूसरे की एनर्जी एक एक्सचेंज होती है ना, उससे काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि आगे की डिस्कशन कैसी होने वाली है। एंड आज शनिवार का दिन है, शनिवार की शाम में हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और मुझे एक बहुत अच्छा फीलिंग है। बजरंगबली का एक तो दिन है आज और साथ में एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि हम एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक डिस्कशन करने वाले हैं, जहाँ पे लोगों को भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा। और आपसे इस पॉडकास्ट से मैं पर्सनली एंड मैं चाहता हूँ मेरे साथ-साथ हमारे जो ऑडियंस वो भी एस्ट्रोलॉजी को समझे, एस्ट्रोलॉजी के नुआंसेस को समझे और काफ़ी जो भ्रमित करने वाली बहुत सी जो नेगेटिव चीज़ें अराउंड एस्ट्रोलॉजी जैसे एक विद्या के अराउंड जो है, वो भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा बर्स्ट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आपने मुझे एक ये छोटा-सा गिफ्ट दिया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसका मुझे थोड़ा-सा बताइए एग्ज़ैक्टली है क्या? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रौनिक, कोई भी चीज जो हमारे साथ जुड़ती है हुँ, वो हमारी एनर्जी बनाती है। या राइट। तो कुछ जोड़ेगी या कुछ घटाएगी। जैसे कभी हम कुछ बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं और हमें कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो भी हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, राइट। ऐसे ही कुछ चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में ही ऐसी हैं, जैसे रुद्राक्ष हो गया। हुँ, आप देख रहे हैं मैंने गले में धारण किया है, हाथ में राइट, पहना है, यही मैंने आपको भी गिफ्ट किया है। ओके। और ये एक ऐसा चीज़ है, रुद्राक्ष जो है एक जीवित रत्न की हुँ, कैटेगरी हुँ, है। मतलब इसको आप जब ज़मीन में लगाते हैं, बीज है, यानी इसके अंदर जीवन है। तो जिस चीज में भी जीवन है वो जब आपकी एनर्जी से जुड़ेगी तो वो उसको इनहेंस करेगी। और इतनी पवित्र ऊर्जा है रुद्राक्ष की, कि हर हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं के लिए अलग अलग रुद्राक्ष काम करते हैं। न सिर्फ काम करते हैं, हमें उनसे बाहर ले आते हैं। मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे, कई लोगों को सजेस्ट किया, उन्होंने धारण किया और उन्होंने उनके जो अनुभव शेयर किए वो माइंड ब्लोइंग थे। तो मैंने इसमें कुछ चीज़ों को और जोड़ा, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, थोड़ा रिसर्च माइंड भी उपयोग करते हैं। जैसे मैंने ये जो पहना है, हुँ, इसमें इसको हम कहते हैं शिव शक्ति रुद्राक्ष। शिव शक्ति, हाँ, ओके, इसमें जो शिव हैं वो हमारे रुद्राक्ष हैं जो हमने राइट, पहने हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष। और इसमें जो स्फटिक है, ये क्रिस्टल है। ये एक ऐसी चीज है जो कि वीनस यानी शुक्र के लिए धारण की जाती है, स्फटिक। और इसको शक्ति का प्रतीक माना जाता है, ओके, इसीलिए रुद्राक्ष शिव हो गए और जो स्फटिक स्फटिक है वो शक्ति, शक्ति। वाओ! तो शिव और शक्ति का समागम हमारी बॉडी में है। हुँ, जैसे हुँ, हुँ, हमारी एक जो श्वास चलती है, ईड़ा और पिंगला, हुँ, हुँ, ठीक है, जो सूर्य नाड़ी है वो सूर्य नाड़ी जो है वो शिव है।
और जो चंद्र नाड़ी है वो माँ शक्ति है। तो जब ओके। हमारे शरीर में ही वो चीज विद्यमान है, उसको आप ऊपर से भी धारण कर लोगे तो आपके बॉडी का संतुलन बनता ओके। है ना, आपकी ऊर्जाओं का संतुलन बनता है। इससे आप जो डिसीजन लेने वाले हैं हुँ। भविष्य में उस पर असर पड़ता है। आपको समझ आता है कि वेयर आई एम गेटिंग मैनिपुलेटेड विद द थिंग्स, सो वेयर शुड आई स्टॉप, कहाँ ओके। चलना है, कहाँ रुकना है। आपके डिसीजन ज्यादा सफलता दिलाने वाले हो जाते हैं। कहते वाह! हैं आप लोग कई बार किसी दोस्त को देख के, किसी बड़े सफल व्यक्ति को देख के आप कहते हैं कि अरे देखो कल कहाँ थे आज कहाँ पहुंच हुँ, गए, हुँ। क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया जो कि उनका भाग्य बना, जिसको सब देख रहे हैं। उसके संघर्ष को, उसके कर्म को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए उसी तरह से। राइट। तो आपने कैसे किया, आपको कुछ ऊर्जाएं मिलती चली गई, किसी ने एडवाइस किया, कोई सही व्यक्ति आ गया, हुँ, सही हुँ। पार्टनर मिल गया, सही समय पे बिजनेस चल गया, सही निर्णय लिया और आगे बढ़ गए। राइट। बस तो ये जो चीजें हैं, जैसे रुद्राक्ष की बात करें, रत्नों की बात करें, ये हमारी ऊर्जाओं में इन्हेंसमेंट कर देते हैं। ओके। आपने क्योंकि शिव शक्ति की बात की, तो आपसे जब मेरी कल भी बात हो रही थी, मैंने बताया था मैं जो मेरा होम टाउन है, जहाँ से मैं बिलॉन्ग हम्म। करता हूँ, इट्स अ प्लेस कॉल्ड बैद्यनाथ धाम, देवघर। ओह वाओ, सो यस। बहुत ही लेसर नोन फैक्ट है, लोग 12 ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, हम्म। बट उसमें से बैद्यनाथ धाम फॉर शायद कुछ हम्म। ऑब्वियस रीजंस की वजह से, क्योंकि वो थोड़ा ईस्टर्न साइड ऑफ द हम्म। कंट्री में है, वो हमेशा थोड़ा-सा ओवरलुक्ड हुआ है। शायद हम्म। लोग मुझे बोलेंगे क्यों ऐसा बोल रहा है, बट बैद्यनाथ धाम हमेशा से थोड़ा ओवरलुक्ड हुआ है कि बैद्यनाथ धाम एक ज्योतिर्लिंग के साथ-साथ हम्म। एक शक्तिपीठ भी है। हाँ, और आप देखेंगे बहुत सारे जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, ये शक्तिपीठ के साथ हैं। हुँ, हुँ। जैसे जब हम उज्जैन महाकाल की भी बात करते हैं, वहां पे भी माँ सती का जो है उंगली गिरा था, तो वो भी एक शक्तिपीठ है पास में ही। ऐसे जब हम बात करते हैं काशी की, काशी विश्वनाथ की, राइट, वहां भी माँ अन्नपूर्णा है। तो ज्योतिर्लिंग कंप्लीट ही तब होते हैं जब माँ शक्ति उनके साथ होती है। एग्ज़ैक्टली। जबकि माँ शक्ति के साथ ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि शिव हो। तो कहते हैं ना कि बिना शिव के, मतलब ई की मात्रा के, हुँ, जैसे शिव भी शव हैं यदि शक्ति ना हो। राइट। तो ये हमने जो पहना है ना, ये आपकी उसी बात को और कंफर्म हुँ, कर हुँ। रहा है कि शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा हमारे जीवन में एक संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरा कि बैद्यनाथ धाम मैं तो बहुत मानती हूँ, ज्योतिर्लिंग में, सभी ज्योतिर्लिंगों में वही ऊर्जा विद्यमान है जो किसी एक ज्योतिर्लिंग में है। सबके महत्व और सबका समय काल अलग रहा है, लेकिन वहाँ शिव की वही ऊर्जा है, वही प्योर फॉर्म ऑफ शिवा, जहाँ पे कोई व्यक्ति यदि अपना 100% सरेंडर करता है तो उसको शिव मिलते ही है। हमने स्फटिक की बात की, आपने जो मुझे ये जी। दिया है शिव शक्ति, एंड आई कैन नॉट, मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपने भी एक रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, उसके साथ जी। आपने कई सारे और अ, रत्न। रत्न, जेमस्टोन्स भी जी धारण जी किए हुए जी। हैं। थोड़ा-सा पहले रुद्राक्ष के बारे में बताइए, आपने जो रुद्राक्ष हाँ, धारण किया हुआ है? रुद्राक्ष की कहानी से शुरू करते हैं। प्लीज़। जब भगवान शिव बहुत गहरे तप में थे कैलाश पर, और जब वो तप में होते थे तो माँ पार्वती भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपन जो हुँ, आज की हुँ। भाषा में कहते हैं, लेकिन वो उन्हें जागृत नहीं करती थी क्योंकि वो अपनी एक जागृति में होते थे। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ धरती पर जिससे कि उस ध्यान के बावजूद भगवान शिव का एक आंसू उनके नेत्र से गिरा धरती पर। हिमालय पर्वत और हुँ, नेपाल के आसपास जो है वो आंसू गिरा, और वहां पे रुद्राक्ष उनके आ, आंखों से निकले उस आंसू से जिस वृक्ष की उत्पत्ति हुई उसे रुद्राक्ष कहते हैं। वो फल बना एक, वाह! उस वृक्ष से फल बने जिसे हम रुद्राक्ष के रूप में पहनते हैं। इसीलिए अब जैसे शिवरात्रि भी आ रही है, हम इसका भी कॉन्टेक्स्ट ले लें कि भगवान शिव का ये अक्ष के रूप में हुँ, या उनके एक अंश के रूप में रुद्राक्ष को माना जाता है। इसलिए इसकी एनर्जी हमेशा बड़ी प्योर फॉर्म में होती है। यदि आपको सही ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल जाए हुँ, तो आपके जीवन की बहुत सारी बीमारियां अपने आप खत्म होने लगती हैं। इसका कारण ये नहीं है कि कोई मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं, राइट। इसका कारण ये है कि वो आपके बॉडी की ऊर्जाओं को चैनलाइज करना शुरू कर देता है। आप एक पानी के सीधे साफ बर्तन में देख सकते हैं रुद्राक्ष की ऊर्जा क्या रहती है। उसके पानी रख लीजिए और उसमें रुद्राक्ष की माला को जब, तो वो क्लॉकवाइज ही हुँ, घूमेगा हमेशा ओके। अपने आप ही। और जब पानी क्या है, जल तत्व है जो हमारी बॉडी में है, धरती पे है, धरती पे 70% है, हमारे शरीर में 70% है। तो वो रुद्राक्ष को अपने आप
रुद्राक्ष पानी को भी हील कर देता है। इस तरह से रुद्राक्ष अपने आप में एक जीवित रत्न की संज्ञा में है। आप रुद्राक्ष को बोइए तो पौधा उग जाएगा। तो ओह! हाँ, बाकी जो रत्न है वो जीवित रत्न नहीं है, इसलिए रुद्राक्ष का अपना महत्व है। फिर एग्जाम्पल के लिए जब हम एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, एक मुखी का मतलब है कि सिर्फ एक, इस जैसे कि हमारा अद्वैत है सनातन में, हुँ। अद्वैत यानी दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ एक है, वही परम परमेश्वर है, हम सब उसी के अंश हैं, तो एक ही है। वो एक मुखी रुद्राक्ष आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत मदद करता है। जिनको भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी है, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उन लोगों के लिए यदि ओरिजिनल एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है तो उनको बहुत मदद करता है। जो लोग गृहस्थ हैं, हुँ। जैसे हमने कहा शिव शक्ति हमने पहना है, लेकिन जो लोग गृहस्थ हैं उनके लिए दो मुखी रुद्राक्ष होता है या गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है। एक रुद्राक्ष के साथ दूसरा रुद्राक्ष जुड़ा होता है। उसे जब भी आपके घर में बहुत कलह हो रही है, पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बन रही है, दोनों में से एक भी व्यक्ति यदि गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन लेगा, मेरे सामने तो एग्जाम्पल है, कई लोगों को हमने रुद्राक्ष अच्छा। पहनाए जिनके घर में कलह थी, डिवोर्स की नौबत आ गई थी रौनिक, वो लोग आज एक साथ खुशहाल रह रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, बढ़िया बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके पढ़ाई कर रहे हैं। ये स्थिति हुँ। है। जब हम तीन मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं तो माँ सरस्वती का स्वरूप है। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का। ओके। जी, जब हम सात मुखी पांच मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव है जो हमने पहने हैं ये, अच्छा। ठीक है। जब छह मुखी रुद्राक्ष हैं तो हम कहते हैं कि हमें माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो रही है, छह मुखी रुद्राक्ष से हमारे बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जब हम सात मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं, सात मुखी रुद्राक्ष आपके जीवन में धन संपत्ति लेकर ही आता है, क्योंकि वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से भरा हुआ है। शिव का प्रतीक जिसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु साथ में है, और क्या चाहिए? आप मैं कहीं अभी इसी चीज को सुन रहा था, सॉरी मैं जी आपको हाँ। मैं अभी थोड़ा रुद्राक्ष के बारे में पता भी कर रहा था। हम्म, तो नेपाल की जो आपने बात कही, हाँ हाँ। कहा जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं, हम्म, जैसे अगर हम योग की बात करें, हम्म, भारत का ही देन है पूरे विश्व को, जी लेकिन हमने ही उसकी वैल्यू नहीं पहले की। खो दी, अब हम वापस उसको अपने उसमें जा रहे थे। हम्म, वेस्टर्नर्स ने उनको अच्छे हम्म, से पैकेजिंग करके बहुत प्रोपेगेट किया। हम्म, सिमिलरली नेपाल में जो रुद्राक्ष होता है, हम्म, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सारा एक्सपोर्ट बाहर हो जाता है, हम्म, क्योंकि फॉरेनर्स में उनको पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू क्या? तो देखिए, एक चीज है बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, है, क्योंकि हम शिव का जब एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं तो हम कैलाश की बात करते हैं, हिमालय की बात राइट। करते हैं। तो जो ये माइथोलॉजिकल कहानियां नहीं है, बेसिकली ये संकेत है हमारे लिए। तो हमने कहा कि शिव का जो रुद्र मतलब शिव का हुँ, जो हुँ, आंसू गिरा वो रुद्राक्ष बना, तो वो वहीं कहीं पे उसके ओरिजिनल पेड़ तो वहीं से शुरू है। फिर बीज मात्र है तो बीज आप लगा लीजिए, बीज आप अलग अलग जगह पे, बस आपको इन्वायरमेंट उतना ठंडा देना पड़ेगा। ये चीज हो गई। दूसरा कि कहीं भी आवश्यकता से अधिक कुछ भी होता है उसकी वैल्यू तो होती ही नहीं। राइट। वो आप धर्म की बात कर लो, सनातन की बात कर लो, अध्यात्म की बात कर लो, गौ माता की बात कर लो, कुछ भी है, जहाँ ज्यादा होगा वहां पे वो ओवरलुक हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये एक मानव प्रकृति हुँ, है, इसलिए इसमें तो क्षमा ही करना चाहिए लोगों को। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ओरिजिनल रुद्राक्ष है वो बहुत ठंडी जगहों से ही आते हैं, क्योंकि मैंने उसके फल भी देखे। ओके। हाँ, ये ना जैसे आप चीकू खाते हैं, चीकू हाँ, हाँ, बड़ा हाँ, होता है, हाँ। रुद्राक्ष का फल थोड़ा छोटा होता है और ग्रीन कलर का होता है, पूरा कवर होता है। जैसे आप अभी ये रुद्राक्ष जो देख रहे हैं, इसके अंदर पूरा कवर है। जब उस ओह कवर को अच्छा! काटते ये हैं, सीड है बेसिकली हाँ, उसका? ये सीड है, ये अंदर से निकला है। वो उसके ऊपर पूरा कवर होता है, जैसे चीकू में होता है, हुँ, हुँ। ऐसे गोल-गोल होता है। उसको जब आप निकालते हैं, गूदा पूरा खत्म करते हैं, तब ये अंदर से निकलता है। और हर बार आप देखिए पेड़ एक ही होता है। हुँ, हुँ, आपने हुँ। पंचमुखी लगाया है, सातमुखी लगाया है, ऐसे मतलब नहीं है। वो एक जैसे रुद्राक्ष नहीं देता है। कहीं रेयर केस में कोई एक मुखी रुद्राक्ष होता है जिसमें सिर्फ एक ही मुख होता है, पूरा रुद्राक्ष पैक होता है। सिर्फ एक ही उसकी धार होती है। और ऐसे ही दो मुखी हो जाते हैं, काजू शेप के हो जाते हैं, पंचमुखी, सातमुखी, इस तरह के रुद्राक्ष एक ही पेड़ से निकलते हैं। ये अच्छा। रुद्राक्ष की खासियत है। तो ऐसा आपने देखा है कभी कि गुलाब के पेड़ में आपने लगा दिया, जब तक आपने उसको हाइब्रिड नहीं बनाया राइट। हो, उसमें अलग-अलग कलर नहीं आते, व्हाइट लगाओगे व्हाइट ही आएगा। ये रुद्राक्ष की खासियत है, इसलिए ओके। भी स्पेशल है वो। जब किसी चीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा हो और
क्योंकि अब भारत में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब हाँ, कहें वो भी हो रही है, तो लोग धीरे-धीरे इन सब चीज़ों की तरफ खिंच भी रहे हैं, तो इन सब रुद्राक्ष की, जेमस्टोन्स की हुँ, डिमांड भी वैतनी ही बढ़ती जा रही है। जी, और जहाँ पे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और हुँ, सप्लाई लिमिटेड है, हाँ, एक्चुअल ओरिजिनल चीज़ की अगर सप्लाई लिमिटेड है, तो काउंटरफिट, फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में भर हाँ, जाते हैं। बिल्कुल, और लोगों के स ये एक तरह से गलत है, क्योंकि आप लोगों के सेंटिमेंट के साथ, लोगों के हुँ, फेथ के साथ आप खेल रहे हो। कोई बहुत ही फेथ के साथ, बहुत ही भरो विश्वास के साथ एक भगवान का प्रतीक समझ के उसको ला रहा है, लेकिन एक्चुअली में हो नहीं। हुँ, तो कैसे कोई आइडेंटिफ़ाई करे कि असली हाँ। रुद्राक्ष क्या क्या है? देखिए, असली रुद्राक्ष की जब हम बात करते हैं, तो रुद्राक्ष का मैंने एक टेस्ट आपको बताया कि जब हुँ, पानी पे हुँ, हुँ। हील करेंगे तो आपका वो सिर्फ़ क्लॉकवाइज़ ही क्लॉकवाइज़ घूमेगा। घूमता है। नीचे यदि पानी हो, क्योंकि वो एलिमेंट है, H2O कॉम्बिनेशन है। तो एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा, रुद्राक्ष कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी बहुत अपने आप कलर चेंज कर ले। हुँ, जो भी रुद्राक्ष कलर चेंज करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, वो ओरिजिनल नहीं, वो लकड़ी वगैरह से जो भी बने होंगे हुँ, मुझे हुँ। नहीं पता है, लेकिन वो होगा। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर्टिफिकेशन की भी हम बात ज़रूर करते हैं, पर आजकल बहुत सारे तरीके हैं राइट। सर्टिफिकेट्स के। फिर भी किसी मान्य व्यक्ति से लेना चाहिए, जिन्होंने जेमोलॉजी एक कोर्स होता है जो मैंने किया है, जिसमें जेम्स की टेस्टिंग हम लोग करते हैं। ओके। हमें पता चलता है जेम्स देख के कि उसमें से लाइट कैसे क्रॉस हो रही है, कितना परसेंटेज लाइट आ रहा है, तो उस जेम का क्वालिटी क्या है। रुद्राक्ष के हुँ, अतिरिक्त हुँ, भी हुँ। बाकी जेम्स का भी, तो उसमें रुद्राक्ष की भी प्योरिटी के बारे में सिखाया जाता है। तो आप किसी सही व्यक्ति से जब कोई चीज़ अब वो परचेज़ करें, अब वो आप परचेज़ करते हैं या आप लेते हैं, आपको मिलता है, वो आपको देखना पड़ेगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि आप ओरिजिनल चीज़ों तक पहुँच सकते हैं, थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। एक तो कोई भी चीज़ आपको सजेस्ट की गई तो सबसे पहले जल्दबाज़ी ना करें, राइट। कि भई आज बोला आज ही पहन लेंगे, नहीं। आप उसको थोड़ा रिसर्च कीजिए, जहाँ आपको सही मिलता है आप वहाँ से लीजिए और किसी ऑथेंटिक व्यक्ति से जुड़ के हुँ, लीजिए, हुँ। ताकि कल से आप उनको बता सकें कि उसका असर क्या हो रहा है। क्योंकि ओके। कई जेमस्टोन्स भी ऐसे होते हैं जो हमारे पास बड़े केसेस आते हैं। अभी कुछ दिन पहले का किसी को मूंगा पहना दिया, किसी हुँ, एस्ट्रोलॉजर ने, उनका जो ज्ञान रहा होगा उससे उन्होंने मूंगा सजेस्ट किया। मूंगा मंगल का कारक है, उन्होंने जो मूंगा पहना वो अच्छी क्वालिटी का भी होगा तो उसको असर किया। वो वाइफ उनकी इतनी परेशान हो गई, मेरे पास आई कि दीदी इतना गुस्सा करते हैं आजकल, पिछले 3 महीने से ऐसा हो गया, बोले मुझे तो हर दिन लगता है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, इतना क्रोध है इनको। बोले पहले इनका व्यवहार ऐसा नहीं था। तो मैंने कहा क्या बदला 3 महीनों में, आप चेक करो आपके घर में क्या वास्तु से रिलेटेड कोई चीज बदली, कोई कोई हुँ, चीज हुँ, रख हुँ। दी इधर उधर, कुछ नया पहना, कोई नए व्यक्ति से जुड़े, क्या हुआ आप चेक करो, बैक में जाओ। तब उन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ लाल रंग का वो पहना है, किसी ने सजेस्ट किया था तो ये बनवा लाए और उन्होंने पहन लिया। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, फिर उनकी कुंडली देखी तो उनका तो मंगल ऑलरेडी बड़ा नीच का था, जो कुंडली थी। अब नीच के मंगल में आपने फायर एलिमेंट बढ़ा लिया। नीच का मंगल मतलब या तो आपको बहुत आलस आएगी, या आप बात बात पे पैनिक करोगे, क्रोध करोगे, और आपके कारण दूसरे लोग बहुत दुखी होंगे जो हुँ, आपसे हुँ। प्रेम करते हैं। ये मंगल का काम है। जो हमसे प्रेम करे या हमारे आसपास हो उसको दुखी कर देना अपनी गलत चीज़ों से, गलत शब्दों से, क्योंकि मंगल आपके खराब हैं, और जब अच्छे रहते हैं तो दूसरा अनजान व्यक्ति भी भाई की तरह बिहेव करता है, क्योंकि आपका व्यवहार वैसा है। ये ओके। मंगल की खासियत है। तो क्या होता है कि जब आप सही या गलत रत्न चयन करते समय बहुत सोचिए। वो व्यक्ति को नहीं पहनना था, फिर भी हुँ, हुँ। उन्होंने पहन लिया। तो आपको क्या पहनना है, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। मेरा कहने का कुल मतलब ये था, किसी भी रत्न को बहुत समझदारी के साथ, जानकारी के साथ, सही व्यक्ति के द्वारा धारण कीजिए। ओके। जेमस्टोन्स और रुद्राक्ष पे फिर वापस थोड़ा-सा हुँ, हम हुँ। डिस्कशन करेंगे, जी। लेकिन अब डिस्कशन थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले हाँ। जाते हैं। अ, मैंने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बोलते हुए इंटरनेट पे सुना है कि कई लोग कहते थे कि मतलब ऑब्वियसली ये तो हुँ, बहुत ही सच बात है कि एस्ट्रोलॉजी पहले एक सीक्रेट जो गुप्त विद्या जिसको कहते थे, बिल्कुल। बहुत ही हैंडफुल हुँ, लोगों हुँ। के पास ही थी। साथ में कहीं न कहीं शायद ये वुमेन को, औरतों को हुँ, एस्ट्रोलॉजी में आना अलाउड नहीं था, या फिर उनको ज़्यादा प्रमोट नहीं करते थे। हुँ। तो बीइंग ए वुमन एस्ट्रोलॉजी में आप कैसे आए? देखिए, एंड इसका क्या ये सच बात है, हाँ। क्या वुमेन को आने नहीं देते थे, या फिर इसकी ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए मैं इस बात को 2 हुँ, पक्षों से आपको समझाती हूँ। और
इसके कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना चाहिए अपने पुराण और उपनिषदों में। आदि शंकराचार्य जो हमारे गुरु हैं, हुँ, हमारे पूरे सनातन को बचाने में उन्हीं का हाथ है, राइट। ठीक है। जब उनसे पूछा गया, उनका एक कहानी के तौर पे जो उन्होंने लिखा है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो शिव के परम भक्त थे, क्योंकि अद्वैत जीवन में एक ही था, उनको मालूम है एक ही है, शिव है, अद्वैत है, कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। एक बार वो अपनी यात्रा कर रहे थे, भारत की यात्रा, और उसी यात्रा में वो बहुत बीमार पड़ गए, इतने बीमार कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। तो एक कन्या सामने से निकली जिसके पास पानी का कलश था भरा हुआ। उन्होंने कहा कि बच्चे, मुझे पानी, ये आप जल पिलाइए। तो बोले क्यों, आप उठ के ले लो। तो बोले मेरे शरीर में शक्ति नहीं है कि मैं उठ पाऊं। तो बोले तुम तो शक्ति को नकारते हो ना। उस बच्ची ने बोला, तुम तो शक्ति को नकार रहे हो, हुँ, तो शक्ति कहाँ से आएगी। वाह! एंड वो समय था कि उन्होंने भी सोचा, आदि गुरु ने, कि ये क्या बात कह गई बच्ची। और उसके बाद उन्होंने माता के चरित्र पे, माँ पार्वती के चरित्र पे पूरा लिखा, जिसमें मार्कंडेय जी जो ऋषि थे, उन्होंने जब शक्ति पुराण में, मतलब हमारी हुँ, दुर्गा हुँ, सप्तशती की रचना की, उसके बाद जितने भी शक्ति की उपासना है, सहस्त्र नाम है, माँ ललिता त्रिपुर राइट। सुंदरी का, वो आदि शंकराचार्य ने दिया। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शक्ति की उपासना के बिना संभव ही नहीं है, और उसमें से एस्ट्रोलॉजी भी एक वही ज्ञान है, ठीक है। जैसे हमने बात की, हमने पहने ही है शिव शक्ति, हाँ। और मैं कह रही हूँ कि शक्ति के बिना शिव शव ही है, वो खुद मान रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी पूरा एक ऑकल्ट साइंस है। हुँ, हुँ, ये सही है कि हिडन रखा गया, कि ये गलत हाथों में नहीं पहुंच जाए। और जब कोई चीज बड़ी गुप्त रखी जाती है ना, तो वो गलत भी हो जाती यूज़ है, हो सकता है। क्योंकि गलत हाथों तक जिस चीज को आप जिससे जितना बचाओगे, वो उन जगहों तक पहुंच जाएगी। तो तंत्र भी वैसा ही है, एस्ट्रोलॉजी भी एब्सोल्युटली, वैसी ही है। जिन एब्सोल्युटली। चीजों को जितना छुपाया जाएगा, वो उतना विकृत रूप में आपके सामने आएगी। तंत्र को हमेशा से ही एक नेगेटिव कनोटेशन दिया गया, एक हम्म। नकारात्मक तरीके से लिया गया। उसका रीज़न ये है कि एक गुप्त विद्या थी। जब वो जिन्होंने उनके उसका गलत इस्तेमाल किया, हम्म। ब्लैक मैजिक और इन सबको ही लोगों ने तंत्र तंत्र समझ लिया। हाँ, हाँ। जबकि वो मैंने काफ़ी तंत्र के रिलेटेड पॉडकास्ट किए हैं हमारे, बहुत हम्म। मुझे तब क्लैरिटी मिली कि तांत्रिक हम्म। तंत्र विद्या कितना पवित्र है और उसमें हम्म। कितनी लगन लगती है, कितनी आपको कितने निष्ठा के साथ वो करना पड़ता है। लेकिन जब वो ब्लैक मैजिक का जो पार्ट कहते हैं कि और मुझे एक काफ़ी सिद्ध तांत्रिक आए थे मेरे पॉडकास्ट पे, पारक भट्ट जी, उन्होंने बोला था जो हम्म। लोग ये करते हैं ना, जो तांत्रिक ये ब्लैक मैजिक है, वो हम्म। तांत्रिक तो है नहीं, और जिसके पास वो जो भी ये इस्तेमाल करता है उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और न सिर्फ शक्तियाँ खत्म होती है रौनिक, जो लोग इस तरह की तंत्र हुँ, विद्या करते हैं हुँ, जिससे दूसरे व्यक्ति को राइट। नुकसान होता है, उस व्यक्ति को कई कई जन्मों तक भुगतान करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसी हुँ, जन्म हुँ, में आप को कुछ हो गया और आप जो भी मृत्यु हुई आपकी, आपकी जो अगला जन्म होगा उसमें भी वही लोग मिलेंगे आपको। क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाती हूँ, अच्छा। जिसमें हम पास्ट लाइफ में ले जाके जो भी गलतियां हुँ, हुई है, हुँ, या हुँ, जो हमारे कुछ कर्मास बाकी रह गए हैं, तो किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, कैसे क्लियर करना है उन चीज़ों को, ताकि हम इस लाइफ में बैलेंस ठीक कर सके। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो बहुत हिडन होगी, वो कभी भी बहुत अच्छे रूप में बाहर नहीं आएगी, फिर विकृत हो जाती हुँ, है। हुँ, वो विकृत करने वाले समाज के लोग ही होते हैं। आपका प्रश्न था कि क्या एस्ट्रोलॉजी महिलाओं को करनी चाहिए? तो आप ये समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और बहुत सारे जितने भी हमारे ऑकल्ट के साइंस है, ये इंट्यूटिव साइंस भी है। और राइट। इंट्यूशन किसकी ज्यादा होती है? क्यों वुमेन, कहते हैं कि छठी इंद्री जागृत है? भाई, छठी इंद्री एब्सोल्युटली। किसकी जागृत है? स्त्री की। तो जो एक इंट्यूशन की जब हम बात करते हैं, शक्ति की जब हम बात करते हैं, वो तो स्त्री के पास है। हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। इसमें स्त्री और पुरुष का कोई मतलब नहीं है। ओके। इसमें मतलब ज्ञान का है कि आप किस तरह की डीप रिसर्च कर रहे हैं, आप कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं, और उन चीज़ों को सही तरीके से बिना लोगों को डराए पहुंचा रहे हैं। अ, आपने बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट आप करते नहीं हम्म। थे। आपने डिसाइड किया पॉडकास्ट करना। मेरा एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, अगर सॉरी अगर आपको हम्म। कहीं पे मैं पहले से कह रहा हूँ। आज इतने इंटरनेट पे तंत्र के रिगार्डिंग, हम्म। एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहला सवाल 2 पार्ट में मैं पूछूँगा, क्या इतना ओपननेस अच्छा है, एक ऐसी विद्या का जिसका हम्म। गलत
इस्तेमाल भी हो सकता है। दूसरा मेरा सवाल इसमें ये है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं, हम्म। क्या कुछ ऐसा है कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए या फिर एक एक्साइटमेंट फैक्टर क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है? देखिए, इसको मैं 2 पार्ट में ही समझाती प्लीज़। हूँ आपको। पहला पार्ट आपने पूछा कि क्या इतनी ओपननेस। हुँ, देखिए, जब चीज़ों को गुप्त रखा जाता है तो हमारी बात हुई कि वो विकृत हो हुँ, जाती है, हुँ, तो चीज़ों को ओपन होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। लेकिन सही व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए राइट। जिनको नॉलेज है। अभी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं बहुत देख रही हूँ कि हम रील देख के तो बिलीव कर लेते हैं, लेकिन हुँ, हम उससे रिलेटेड उसका रेफरेंस या ग्रंथ पढ़ते ही नहीं है। किसी को जानकारी नहीं है। कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ज्योतिष के बारे में बोल रहे हैं, ज्योतिष में ऐसे-ऐसे कोई से उपाय लोगों ने बता दिए हैं, बना दिए हैं, बोल दिए हैं, लोग उनको मान हुँ, रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ से कैसे किया। आप जब किसी ज्ञान की बात करते हैं, तो उस ज्ञान का हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में पूरा प्रमाण है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है रोनी कि वो उस देश काल परिस्थिति से वो रेफ़रेंस लिया गया हुँ, हो। उसको आज की समय लाइफ़स्टाइल और ह्यूमन की जो डिज़ायर्स हैं उसके हिसाब से आप उसको रिसर्च करके ठीक कर सकते हुँ, हो। उसको रेमेडी बना सकते हो। पर कुछ भी चल रहा है, आप ये शब्द बोलेंगे तो छप्पर फटेगा, तो पैसा आएगा, तो ये लिख लीजिए तो ऐसा हो जाएगा। इसमें आपके कर्माज़ पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हुँ, और सिर्फ कर्मा भी नहीं, इंटेंशन। आप किस इंटेंशन से कर रहे हैं। आप जैसे आपने मुझसे तंत्र का पूछा कि क्या तंत्र इतना ओपन होना चाहिए। तंत्र की गलती तो नहीं है ना। राइट। गलती तो उनकी है जो गलत जानकारी दे रहे हैं, पहली चीज। और गलत जानकारी को रिसीव करने की, बोलने वाले की भी देखिए गलती हुँ, मैं कम ही मानती हूँ। बोलने वाले ने अपने नॉलेज के हिसाब से बोला, जिसने समझा उसने किसी और तरह से उसको समझ लिया, और अलग उसकी समझ के उसकी बुद्धि के हिसाब से उसने उसके आंकड़े निकाल लिए या जो भी उसका उपयोग किया। तो कहीं ना कहीं चीजों को हिडन रखना इसका सॉल्यूशन नहीं है। हुँ, सही तरीके से जानकारी देना, सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये इसका सॉल्यूशन होगा। और दूसरी बात कि आज के समय में मैं तो अच्छा मानती हूँ कि जानकारी लोगों तक पहुँच रही है। लोग हमारे धर्म के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति, इसमें धर्म किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रही हूँ, हर तरह की बातें हो रही हैं हर मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। अच्छी है, बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है सही जानकारी होनी चाहिए। अपने इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना या किसी भी चीज़ में किसी चीज़ को जोड़ देना, ये मैं इसको तो सही नहीं मानती हूँ। आप वो कीजिए जो कि सही है और सामर्थ्य के साथ आप कर सकें, सिद्ध है, जिसकी जानकारी सबको है, हुँ। वो प्रामाणिक होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। मैं थोड़ा क्वेश्चन को अपना और एक डिफरेंट वे में फ्रेम करता हूँ। हुँ, हुँ। अ, कई लोग जैसे आप रेफरेंस के लिए एस्ट्रोलॉजी में रेफरेंस के लिए आपने बोला उपनिषद वगैरह जो हमारे रिटन। पाराशरी, हाँ, इसके लिए मैं कहूँगी कि बहुत सारी बुक्स हैं, हाँ। बहुत सारी और बहुत सुंदर सब वेदों से निकली हुई बुक्स हैं जो जैसे हम लघु पाराशरी, बृहद पाराशरी की बात करते हैं। हुँ। तो जो लाल पाराशर, किताब भी होता है? लाल किताब भी मैं उस बारे में भी हाँ, बताऊँगी। तो जो पाराशर मुनि थे, उन्होंने ज्योतिष का ज्ञान दिया है, जो कि शास्त्रों में है, इसीलिए उसको पाराशरी कहते हैं। ठीक है। मेरा सवाल सॉरी मैं आपको हुँ, हुँ, पहले मैं हुँ। अपना सवाल मेरा ये है हाँ। कि लोग जब किसी के पास जाते हैं, किसी को बहुत सपोज़ मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मैं ऐसे मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, मेरा बिज़नेस खराब हो गया, कुछ ऐसा हो गया। लोग जाते हैं ज्योतिष के पास हुँ, हुँ। कि मुझे ये परेशानी हो रही है। हुँ, जो एक होते हैं जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर, हुँ, हुँ, एक हैं जो पैसे कमाने के लिए एस्ट्रोलॉजी हुँ, कर रहे हैं। हुँ, अ, और कई सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं, जो सेकंड हुँ, कैटेगरी वाले वो इसको एक एज़ अ मनी मेकिंग स्कीम बना लेते हैं हुँ, हुँ, और आपको ऐसे प्रेज़ेंट करेंगे कि ये मनी डबल का जो स्कीम होता है ना, वैसे हुँ। आपको प्रेज़ेंट करेंगे। आपने अगर ये किया, आपने ₹1000 का प्रसाद चढ़ाया या फिर आपने ये रेमेडीज़ किए तो आपका सब कुछ ठीक हो जाए। क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? हम्म, इसको एक लाइन में समझाती हूँ मैं। आपने अच्छा बता बोला कि मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा और ये सारी चीजें, यहाँ से शुरू करते हैं। एक हमारी बहुत सारी आरतियां हैं, हम हर हुँ, ईश्वर की आरती करते हैं उनको प्लीज करने के लिए, और एक लाइन है उसमें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। याद है आपको ये लाइन? नहीं, हमारी आरतियों में है। ओके। जो हम आरती भगवान के लिए करते हैं, शंकर जी की करते हैं, माता दुर्गा की करते हैं, उसमें ये लाइन आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
यानी कि जो आपने मुझे दिया है वही मैंने आपको अर्पण कर दिया, तो मेरा तो कुछ नहीं लगेगा। तो ये जो प्रसाद चढ़ाने वाली बात है या किसी भी चीज को डोनेट करने वाली है, किसी की हेल्प करने वाली बात है, तो ये सही में रेमेडी है। ओके। ठीक है, ये कुंडली के हिसाब से ग्रहों के अनुसार बनाई जाती है, बताई जाती है कि इस रेमेडी को करने से जिस भी तरह के आपके ग्रह किसी कारण से किसी ऐसे घर में बैठे हैं जो आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, गलत राशियों में बैठे हैं और नीच के हो गए हैं, या आपकी उसकी एनर्जी बड़ी सक हो रही है, तो या तो आप उस ग्रह से रिलेटेड कोई अच्छा कर्म करना शुरू कर दीजिए, डोनेशन शुरू कर दीजिए, चैरिटी कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, वो ग्रह आपका प्लीज हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया, जो ईश्वर ने दिया उसी को तो आगे बढ़ाया ना। राइट। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो कह रहे कि फेक एस्ट्रोलॉजर या जो भी है, हर तरह की जितनी भी विद्याएं हैं या जो भी विधान हैं, अभी जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं, इन सब में हर तरह की कैटेगरी आपको मिलेगी। एक बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, कुछ लोग होंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो अपनी पढ़ाई के अपनी रिसर्च के माध्यम से काम करते हैं, कुछ हमेशा सबका अच्छा करने की सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसी काम को बहुत भ्रष्ट तरीके से भी करते हैं। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये ह्यूमन टेंडेंसी में आ गया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी अब एक तरह से काम बन गया है, एक करियर के रूप में लोग अपनाते हैं। गलत भी नहीं मानती हूँ मैं इसको, क्योंकि बहुत लोगों को सहायता की जरूरत है। राइट। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा रेड फ्लैग है, यहाँ पे ध्यान देना है, जहां आप फ्री के पीछे पड़ोगे तो वहां आप प्रोडक्ट हो जाओगे, फिर आप ये याद रखिए। एब्सोल्युटली। तो पहला रेड फ्लैग ही समझो, कोई आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करके आपको बोल रहे हैं सब फ्री है फ्री है फ्री है, पर आपको नहीं पता आप कब प्रोडक्ट बन गए। फिर आप बाद में पछताते हैं कि अब ये हो गया ये हो गया, ऐसी चीजें कई लोग हमारे पास आते हैं ऐसे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको बहुत डरा रहे हैं बात बात में, अरे आपका ऐसा हो जाएगा, अभी ये हो गया है, अब 2 साल में ऐसा होगा, आपका बच्चा ऐसा होगा, ये होगा, इससे भी बचिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी डराने का न तो व्यवसाय है न विद्या है। एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन बेस्ड है। लोग, एक बात और है, सॉल्यूशन नहीं है, बेसिकली कर्म को ठीक करना है एस्ट्रोलॉजी। एक जीपीएस की तरह से मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, कहाँ से टर्न करना है, यदि पहले से पता हो तो आप रेडी रहेंगे मेंटली, राइट। आपको पता है कि भाई आगे ट्रैफिक है, तो आप अपनी गाड़ी को थोड़ा धीमी गति से चलाएंगे कि थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाए, है ना। तो ये एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताता है कि आगे इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, आप अपने कर्मों से उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें से थोड़ा शांतिपूर्वक निकल सकते हैं। घटनाओं को टाला तो नहीं जा सकता। एब्सोल्युटली। जो होना है वो तो होता है, वो आपके ऊपर कितना असर डालेगा ये महत्वपूर्ण है। उस समय आप क्या डिसीजन लोगे, उस घटना को कैसे आप डील करोगे, ये महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं कि आप शायद आप किसी भी साधना के पथ पे हो, चाहे आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो श्री विद्या का पाठ है, या भैरव साधना कर रहे हैं, आप शिव की पूजा कर रहे हैं, हनुमान पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप एक फेथ के साथ आपको करना होता है। और ये कोई 21 डे वर्कशॉप नहीं है कि आपने कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। आप एक फेथ के साथ करते हो, आप उसी में आगे बढ़ते हो। और बुफे तो नहीं लगा हुआ है कि आप आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया और फिर बोले अरे कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सिमिलरली फॉर एस्ट्रोलॉजी, हर कोई मतलब एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करता है, क्या उसमें भी एक फेथ का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप इसको एज ए बुफे ट्रीट ना करें कि आज आप इनके पास चले गए और मेरा आज काम नहीं हुआ, मैं अब इनके पास जाऊंगा, अरे यहाँ काम नहीं, मैं वहाँ। क्या यहाँ पे भी फेथ उतना ही मैटर करता है? फेथ एंड सरेंडर दोनों चीज। सरेंडर में ये नहीं कह रही कि आप किसी के लिए बेच जाइए, झुक जाइए, लेकिन आपको बिलीव तो रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज जादू नहीं है। कि जैसे लोग आजकल, क्यों लोगों का विश्वास उठ रहा है, क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं अपना विश्वास समेट के कि अभी यहाँ नहीं हो रहा काम, यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि आप रील ही देख रहे हो 20 सेकंड की। आपको लग रहा है 20 सेकंड में ट्रीटमेंट हो गया, अभी ठीक हो गया, अभी ये कर लेंगे तो हो जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आया कि उस 20 सेकंड वो कितने घंटे की बातचीत में से निकला हुआ 20 सेकंड है, उसके रेफरेंसेस क्या हैं, किसने किस कॉन्टेक्स्ट में उस बात को कहा है। आपको सही जानकारी के बिना किसी व्यक्ति पे विश्वास करना और नहीं करना, पहली बात तो करना भी एक अपने आप में बड़ी बात है। आपने किया है तो उस विश्वास को थोड़े दिन कायम रखिए। जैसे जो लोग कभी सफल नहीं होते, जो अपने इष्ट बार बार बदलते हैं। ओके। इष्ट मतलब डेटी, हाँ हाँ। ठीक है।
आपके इष्ट अलग होंगे, मेरे इष्ट अलग हैं, इनके सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन इष्ट कैसे जाने ये भी कुंडली में दिखता है। तो जब हम इष्ट को बार बार बदलते हैं, मतलब हम अपने डेटी को बदल रहे हैं या हम अपने विश्वास के फैक्टर को बदल रहे हैं, तो आपको फायदा होने में समय लगेगा या कई बार नहीं भी होगा। और क्योंकि पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में हुँ, आपको ये बताया जाता है कि आप इस ग्रह की ऊर्जा को सही करिए तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि वो वहां बैठे हैं आपको देने के लिए। ब्रह्मांड की शक्तियां तो हर पल दे रही हैं, अभी भी बरस रही हैं। हम लेने के लिए तैयार हैं या पात्र हैं क्या, राइट। ये बात है। तो आपको वो पात्रता भी हासिल करनी पड़ेगी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। जब आप मिलते हैं तो बहुत सारे मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मैं आपको बताती हूँ एक मेरे उदाहरण से, कि आप ऐसी रेमेडीज देते हैं जिसमें थोड़ा समय लगता है। आप ऐसी रेमेडीज, आप कहते हैं हेल्थ पे, आप हेल्थ की मतलब वो कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप योगा कीजिए, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट तो नहीं है। ऐसे मुझसे लोग कहते हैं कई बार, जब दूसरे लोग कहते हैं कि आपने इतनी लंबी लंबी रेमेडी देते हो ना, इसलिए आपको लोग आपके पास वो नहीं है। मैंने कहा मैं मैगी नूडल्स खिलाने में बिलीव नहीं रखती हूँ। मेरा विश्वास है कि जीवन जड़ से सुधरना चाहिए व्यक्ति का, एब्सोल्युटली। पहली चीज। और एस्ट्रोलॉजी भी वही रास्ता बताती है। यदि हम प्राणायाम आपको एक उपाय के तौर पे देते हैं, तो प्राणायाम का ये कतई मतलब नहीं है कि आप गहरी सांस भरेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे तो आपके जीवन में तुरंत 2 दिन में, 4 दिन में या कोई मैजिक हो जाएगा। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर छोड़ेंगे, आपके मस्तिष्क में जो प्रवाह है ऑक्सीजन का वो बढ़ेगा, आपके न्यूरोनिक पैटर्न्स तेजी से बनेंगे, आप सही डिसीजन लेंगे क्योंकि आप नए लोगों से, नए विचारों के साथ मिलेंगे। तो आपके जीवन में तब बदलाव नहीं होगा हुँ, हुँ, और हुँ। वो स्थायी नहीं होगा। तो रेमेडी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन में परिवर्तन करने वाली हो। ऐसे कोई शॉर्टकट या इस तरह का कि भाई ये कर लो और ये हो जाएगा, ये होती है चीजें, पर हमें तैयार करना पड़ता है अपने आप को, खेती की तरह। अब जो पार्ट है पॉडकास्ट का, बेसिकली जी। उसमें मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स अपना एक नोटबुक भी अपने पास रखें ताकि कई हाँ सारी चीज़ें नोट बिल्कुल, कर हाँ सकें। बिल्कुल। 2024 में सबने कहा कि ये शनि का टाइम है। हाँ। साल के एंड में जिसने शनि पूरा हम्म। कच्चा चिट्ठा लेके बैठेंगे हम्म। और जिसने जिस हिसाब से कर्म किया है उसको शनि उस हिसाब से दंड देके जाएँगे, या हम्म। फिर उसको जो भी डिज़र्व करता है वो देके जाएँगे। हम्म। अब हम 2025 में हैं, ये जी। पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ़रवरी में। हम्म। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 महीने निकल चुके हैं। अ, बहुत बड़ा, क्योंकि हम्म। एस्ट्रोलॉजी प्लैनेटरी मूवमेंट के बिल्कुल। अराउंड बेस्ड है। अभी हम देख रहे हैं कि महाकुंभ हम्म। भारत में है। एक तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि महाकुंभ का हम्म। ये जो 144 साल में ये महाकुंभ हम्म। आया है, जुपिटर के मूवमेंट पे डिपेंडेड है। उसका कितना बड़ा असर पड़ रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ ये, मतलब जो शुरू के 3-4 महीने उस पे? हम्म। फिर आपने ही मुझे बताया था कि आफ्टर अप्रैल या मई, करेक्ट हाँ कीजिएगा, फिर, हाँ प्लैनेटरी मोशंस चेंज होंगे। तो मई में। सेकंड हम्म। हाफ में 2025 में थोड़ा-सा जेनेरिक मैं आपसे हम्म। जानना चाहूँगा, फिर हम आपसे पूछेंगे कि मून साइंस पे क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? ओके। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जैसे हम बहुत इजी कैलकुलेशन क्या होता है न्यूमरोलॉजी का, हुँ, हुँ। ठीक है। तो 2024 को लोगों ने 8 से कनेक्ट किया, हाँ, शनि का साल है। हाँ। 2025 को हमने मंगल से कनेक्ट किया, 9 नंबर है। तो न्यूमरोलॉजिकली तो असर पड़ता ही है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार, यानी ग्रह विज्ञान जो हम देखते हैं ग्रहों के अनुसार, ये बृहस्पति का वर्ष है, गुरु का वर्ष है, ओके। ठीक है। तो अब न्यूमरोलॉजी और ये दो चीजें अलग नहीं कर रही मैम, हूँ मैं। गुरु यानी जुपिटर, थोड़ा कहीं-कहीं क्लियर कर हाँ दीजिए हाँ क्योंकि हाँ हाँ, ऑडियंस काफ़ी जेन बिल्कुल ज़ी बिल्कुल। ऑडियंस भी है, तो हाँ सम हाँ। कनेक्ट करने में तो ईज़ी होगा। जैसे न्यूमरोलॉजिकली ये मार्स का यानी हाँ। मंगल का वर्ष है, उसी तरह से जब हम देखते हैं कि ये वर्ष ज्योतिष के अनुसार, जो दूसरी विद्या उसके अनुसार का, उसका जो मेन प्लेनेट है इस हुँ, वर्ष का, हुँ। लीडिंग प्लेनेट, वो जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति है। इसी कारण इस वर्ष में कुंभ हुआ है, ओके। ठीक है, महाकुंभ हुआ है 144 वर्षों में। क्योंकि जो जुपिटर है वो धर्म के कारक है। हुँ, और हुँ। आप क्या कर रहे हो, ये धर्म का ही काम है ना, पूरा धर्म से, सनातन से जुड़ा हुआ है कि जब अमृत की बूंदे गिरी थी इन 4 स्थानों पर, जहां हम कुंभ बनाते हैं हर 4 वर्षों में, फिर 12 12 वर्षों वर्षों में, में। फिर अर्ध कुंभ होता है 4 वर्षों में, फिर 12 वर्षों में होता है। इस तरह से हर बार कोई ना कोई नई चीज आप वहां पे देखते हैं कि धर्म सम्मत होती है, हुँ, हुँ। ठीक है। तो इसी तरह से जो जिस ग्रह से लीडिंग होने वाली पूरा ईयर होगा,
लेकिन न्यूमरोलॉजिकली भी ये गलत नहीं है कि ये मंगल भी लीड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी यूएस में आग लगी, कितने दिन तक लगी रही। राइट। मंगल अग्नि के कारक है। ओके। कंटिन्यू कुछ ना कुछ चल ही रहा है जब से 2025 शुरू हाँ, हुआ हाँ। है ना। कुछ ना कुछ कहीं पे बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि साल भर ऐसा ही रहेगा, लेकिन हाँ, बड़े चेंजेस आपको मंगल के समय में देखने को मिलते हैं न्यूमरोलॉजिकली किस भी। तरह के चेंजेस? जैसे कि अर्थक्वेक से रिलेटेड, या जो ओके। हम कहते हैं ना पृथ्वी से जुड़ी हुई डिजास्टर की जो नेचुरल डिजास्टर्स? हाँ, नेचुरल डिजास्टर आप बोल सकते हैं। अग्नि तत्व बहुत भारी हो जाता है पृथ्वी पर। तो जब भी अग्नि तत्व क्या है, पृथ्वी के खोल में भी तो अग्नि है, वहां भी जो चीजें चल रही हैं वो यदि वो ज्यादा तेज होगा तो वो बाहर निकलेगा, जिससे या तो भूकंप से रिलेटेड चीजें होंगी। मैं ये सब बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो डिटेल्ड में हम जा नहीं, रहे नहीं, हैं। प्लीज। तो अग्नि तत्व भारी हाँ, होने से पृथ्वी से रिलेटेड बहुत सारी। दूसरी खास बात, आपने देखा कि इस वर्ष में ठंड भी कम पड़ी है कंपेरेटिव। एब्सोल्युटली। अग्नि तत्व भारी है इस बार का। ओके। ठीक है। जुपिटर सबसे ज्यादा घनत्व वाले प्लेनेट है, जिसका भार ज्यादा है, हाँ। और उसमें अग्नि का समावेश हो गया। तो कोई भी चीज जो कि तत्व से हम जोड़ के देख रहे हैं, वो भार में आ गई, उसकी हैवीनेस बढ़ गई। अग्नि जब जलती, अग्नि को श्राप है ये, हमारी पौराणिक पूरी जो डिटेल्स हैं उसमें अग्नि को श्राप है कि जब वो जलाएंगे तो वो अच्छा और बुरा नहीं देखते, तो वो जलता चला जाता है। इसीलिए पानी की कमी भी इस वर्ष में आपको और आने वाले समय में और ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे जैसे तत्वों की मतलब ब्लंट हम बहुत ज्यादा उपयोग करने लग गए हैं, तो प्रकृति का तो कुछ ख्याल रहा ही नहीं है। तो पानी की कमी होगी, अग्नि तत्व बढ़ेगा, ठंड कम होगी, मौसम में बड़े परिवर्तन होंगे, बारिश भी कम होगी। मैं अभी से बोल रही हूँ यह चीज, अब वरुण नोट करेंगे। लेकिन बारिश के भी आपको आसार जो है वो बहुत अच्छे नहीं होंगे इस वर्ष में। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि लोगों का आपसी प्रेम जो है ना वो क्रोध में बदलेगा। मतलब जो बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं जिन लोगों के, और जिनकी कुंडली में भी मंगल भारी है, जिनकी कुंडली में गुरु बड़े हैवी स्थान पे बैठ गए, रिलेशनशिप वाले में बैठ गए, भाग्य स्थान में बैठ गए, ऐसे लोगों के लिए रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाएगा इस वर्ष पे। ओके। और ये इसके परिणाम बहुत सारे लोग समझ जाएंगे जो मैं बोल रही हूँ, आप रिलेट कर लेंगे। हेल्थ के गैस्ट्रिक इश्यूज ज्यादा होंगे लोगों को, क्योंकि अग्नि पेट में है। अच्छा। और जो हमारा लीवर है, हाँ। ये बृहस्पति का, जुपिटर का कारक है। ओके। मतलब क्योंकि गट रिलेटेड यस, इश्यूज ज्यादा गट होंगे। रिलेटेड इश्यूज ज्यादा होंगे लोगों को। धीरे धीरे ओके। उस, देखिए मैं ये नहीं कह रही एक दिन में परिणाम हाँ, हाँ, आता है, हाँ। लेकिन ये आप पूरे वर्ष का आंकड़ा जब निकालेंगे तो वो बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा कि मार्च तक किन बीमारियों का ज्यादा रहा, मार्च तक रिश्तों में क्या स्थिति रही, मार्च तक किस तरह अग्निकांड ज्यादा हुए। तो ये जो आप बोल रहे हैं नेचुरल डिजास्टर्स या फिर जो अग्नि तत्व बढ़ रहा है और जो गैस्ट्रिक गट रिलेटेड इश्यूज आप बोल रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक, ये फर्स्ट हाफ में, पहले नहीं नहीं, 4-5 महीने में, फर्स्ट हाफ में नहीं, ये पूरे वर्ष ये पूरे रहेगा। साल भी हाँ रहेगा? हाँ, ये ओके। पूरे वर्ष, ये सारी चीजें जो मैं बात कर रही हाँ, हूँ हाँ, पूरे हाँ। वर्ष की है। ओके। फाइनेंशियली कैसा रहेगा ग्लोबली और इंडिया में? हाँ, देखिए फाइनेंशियली तो बढ़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना जुपिटर, जुपिटर धन के भी कारक है। जिस चीज का घनत्व है, भारीपन है, वो बढ़ेगा। लेकिन लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि व्यवहार में आक्रामकता बढ़ेगी, तेजी से निर्णय लेंगे, क्विक डिसीजन लेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे। जुपिटर धन के कारक हैं, इसलिए धन बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी इस वर्ष में लोगों की। और स्पेशली जुपिटर का जो मेन टाइम और शुरू होगा मई के बाद से, सारी 12 राशियों पे बहुत इफेक्ट होने वाला है। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जुपिटर इस वर्ष में देके जाएंगे, क्योंकि मंगल पराक्रम के भी कारक है। पराक्रम यानी आपकी हमारी क्षमताएं, कि हम कितना आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, हम कितना अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं। ओके। सो अगर मैं नेगेटिव काउंट करूं तो नेचुरल डिजास्टर्स, गट इश्यूज, यस, मोटा मोटा ये है। एंड पॉजिटिव साइड में फाइनेंशियल्स, हाँ आप खर्च बिल्कुल सही, एक्सपेंस होंगे, लेकिन आपके अबंडेंस भी आपका अबंडेंस भी रहेगा। बढ़ेगी। यस, पॉडकास्टर्स के लिए कोई खास साल है या? ये बहुत अच्छा है। पॉडकास्टर्स के लिए आप देखिए, पॉडकास्ट क्या है, पॉडकास्ट ज्ञान लोगों तक पहुंचाना है, राइट। वो गुरु का ही कारक है।
लेकिन मेरा पॉडकास्टर्स को एक सुझाव है यहाँ हुँ, पे, यदि हुँ, आप गुरु की ऊर्जा को अच्छा करना चाहते हैं, अपने खुद के ज्ञान को भी बढ़ाइए, थोड़ा पढ़िए। कम से कम सवाल राइट। करने के पहले पढ़िए। रील्स को जो 20 सेकंड 30 सेकंड की हुँ, काटते हैं उसके पहले उसके रेफरेंसेस देख लीजिए कि सही है। आप गलत जानकारी फैलाएँगे, आप पे खुद पे क्वेश्चन मार्क लग जाएँगे। एब्सोल्युटली। क्योंकि गुरु ज्ञान देंगे, पैसा देंगे, ज्ञान से पैसा देंगे, आपकी जानकारी लोगों तक पहुँचेगी, आप फ़ेमस हो सकते हैं, हुँ, सब अच्छा होगा। लेकिन जिस दिन ये फ़ेम आपका क्वेश्चन मार्क में बदल जाएगा, उस दिन सब कुछ धरा रह जाएगा फिर। इसीलिए पढ़िए, क्योंकि ये गुरु का वर्ष है तो ज्ञान बढ़ाइए। ओके। अब आते हैं इंडिविजुअल मून साइन्स पे। मून यस। साइन, जब हम सन साइन और मून साइन की बात करते हैं तो सन साइन बेसिकली आपका एक ओवरऑल एक बहुत ही मतलब बर्ड्स आई व्यू अगर कह सकें तो ओवरऑल के ट्रेड्स के हुँ। बारे में बताती है। मून साइन की जब हम बात करते हैं तो वो थोड़ा और हम डेप्थ में जाते हैं। बिल्कुल। एक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में या फिर वो उस ग्रुप ऑफ इंसान के हुँ। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है। तो आज हम मून साइन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो व्हाट सन साइन लोग हाँ, मतलब मैं बर्थ बता मंथ देती के हूँ। हिसाब से बोल हाँ। देते हैं। मून साइन क्या सनसाइन, होता है? हाँ, देखिए सनसाइन हर महीने का एक हुँ, पर्टिकुलर 28 से 29 डेज राइट, का एक टाइम होता है राइट। जिसमें एक पर्टिकुलर राशि दे दी गई हाँ, है। और भारत के अलावा बाकी देशों में भी मून साइन नहीं, सन साइन को ज्यादा माना जाता है, ओके। क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि इस डेट से इस डेट में है तो ये राशि है आपका, हुँ, हुँ, वो हुँ। साइन है, आपके कैरेक्टरिस्टिक वैसे होंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ बहुत डिटेल्ड है, रिसर्च्ड है। और देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से वो बाहर आता है, तो उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में थे, उस नक्षत्र में कौन सा पद था, उसकी राशि व्यक्ति को मिलती है। हुँ, जैसे कि 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र के 4 पद हैं। जो पहले 3 से 4 पद रहेंगे उसमें भी डिवाइड है। 360 डिग्री बनता है 27 नक्षत्र को, जब हम पूरा डिटेल्ड करते 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या है? पृथ्वी का, राइट, पूरा आपकी गोल। पृथ्वी कवर हो रही है। तो जब भी हम बात करते हैं, हमारे यहाँ ओवरऑल बात नहीं होती, हमारे यहाँ बहुत स्पेसिफिक बात होती है। जब हम मून साइन की बात करते हैं तो राशि का निर्धारण चंद्र नक्षत्र के अनुसार होता है। ओके, 27 नक्षत्र के जो पद में होंगे, जैसे आपका नाम रौनिक है, यदि ऐसे मैं देखूं हमारे उसके अनुसार, तो र नाम तुला राशि में आता है। ओके। ठीक है, र अक्षर निकला आपका, र से नाम है। यदि राशि के अनुसार आपका नाम रखा गया है तो मैं सीधे बोल सकती हूँ आपकी तुला राशि होगी। लेकिन तुला राशि में भी कौन सा पद आपके चरण हुँ, रहे होंगे हुँ, नक्षत्र के, उससे पता चल जाता है कि आपका, आपकी कैरेक्टरिस्टिक देख के पता चल जाएगा। हमारे शास्त्र तो इतने महीन हैं, इतना डिटेल्ड है कि व्यक्ति के सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्यवहार, आचरण, उसके वाओ! डिसीजन, मतलब आपका किस कुल में जन्म हुआ है, इस बारे में भी डिटेल्ड है। बस व्यक्ति को पता और जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ से हमने पढ़ा है और इसको इस तरह से किसी कुंडली पे अप्लाई करते हैं। मैं एक पर्सनल एनेक्डोट यहीं पे शेयर करता हूँ। हम्म। मैंने बताया मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर थे। हम्म। तो आई थिंक मुझे याद नहीं, मैं बहुत छोटा था, 5th-6th में होऊँगा। तभी उन्होंने मतलब ये मैंने भी अपनी मौसी से, अपनी मम्मी से सुना हम्म। है, तभी उन्होंने मेरे घर में बोल दिया था कि इसके लिए लड़की-वड़की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लव मैरिज करेगा। तब मैं शायद 5th-6th में होऊँगा एंड अल्टीमेटली वो सच हुआ आगे जाके। तो एक मेरा ओके। पर्सनल एनेक्डोट मैंने शेयर किया कि कैसे एस्ट्रोलॉजी से लोग मतलब कब हाँ, की घटनाक्रम होगी उसको कितने वो पहले उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। ये बहुत डिटेल्ड में हुँ, चीजें दी हुई हैं। बस ये है कि बिना जानकारी के यदि हम बोलते रहे तो वो जो हमारा साइंस है उस पे भी क्वेश्चन राइट, लगता है, वो गलत है। एब्सोल्युटली। मेरा किसी एस्ट्रोलॉजर को लेके कोई वो नहीं है। मुझे हुँ, ये कि हुँ, आप जो बताएं वो या तो शास्त्र सम्मत हो या सही हो, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाइए। बच्चों को उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम सिर्फ ज्ञान की बात नहीं करें, हम उनको लॉजिक के साथ वो चीज समझाएं। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा जो हमारा, पूरा जो हमारा आकाश है उसको ज्योतिष में 360 डिग्री में बांटा हुँ, गया है, हुँ, क्योंकि पृथ्वी गोल है हमारी। तो हम किसी भी जब सर्कल को लेते हैं तो वो 360 डिग्री हो जाता है, राइट। राइट। हम परिधि पर, जब केंद्र से परिधि पर कोई भी एंगल बनाते हैं तो वो एंगल कितना बन रहा है, पहले 180 डिग्री में डिवाइड होता है, फिर 90 डिग्री में हुँ, डिवाइड होता है, फिर ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हमारे यहाँ ज्योतिष में तो ये भी है कि आपका इस पद में यदि जन्म हुँ, हुआ है, इस नक्षत्र के 4th पद में हुआ है, तो इसका मतलब आपका व्यवहार इस तरह का होगा। ओके।
ठीक है, आपकी स्किन ऐसी होगी, आपके इस तरह के बोलचाल होंगे, आपके पैर इस तरह के हो सकते हैं, आपका चेहरा मोहरा इस तरह का हो सकता है। इतना डिटेल्ड है। इसीलिए सामुद्रिक शास्त्र भी जो है हमारा, उसमें भी बहुत डिटेल दिया हुआ है कि कैसे व्यक्ति है तो वो कैसे डिसीजन लेगा, किस तरह की चीजें होंगी। अब एक-एक मून साइन पे बात कर सकते हैं, क्या रहेगा उनके लिए 2025 का? हाँ, देखिए 2025 2 भागों में डिवाइड हाँ, यदि हम कर देते हैं, तो जनवरी से फरवरी का महीना तो अभी चल ही रहा राइट। है, हम देख रहे हैं। लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4 महीनों को आप और काउंट कर लीजिए। मतलब जनवरी से मई तक के पूरे 5 महीने, और फिर जो जून से हम दिसंबर की दिसंबर बात तक। करेंगे। सबसे पहले यदि हम सिर्फ ज्योतिष के अनुसार देखें, मैं हुँ, न्यूमरोलॉजिकली अभी नहीं बता हुँ, रही हूँ, ये ज्योतिष में, उसमें मंगल बीच बीच में आ जाएंगे। हुँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि गुरु 2 भागों में है। अभी गुरु सूर्य के साथ एक अलाइन ऊर्जा में है, तो काफ़ी सारी चीज़ें धर्म से संबंधित पॉजिटिव भी हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हो रही, ज्ञान भी बढ़ रहा है लोगों का, बहुत सारा कुछ। लेकिन इसके बाद गुरु मार्गी भी होंगे, मतलब एक वक्री होते हैं, एक मार्गी होते हैं, यानी अपनी सही राह पे चल हुँ, रहे हैं, हुँ, कभी वक्री हो रहे हैं तो पीछे की तरफ चल रहे हैं। तो ये वर्ष जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुरु यानी बृहस्पति जुपिटर का है, मेष राशि वालों के लिए ये थोड़ा वर्ष, प्लीज़ मेष इंग्लिश में। यानी एरिश, हाँ जी, एरीज, है ना? ओके। एरीज के लिए ये 25 में, जो जून तक का टाइम या मई तक का टाइम है, सॉरी, एरीज राशि वालों के लिए 2025 में जो मई तक का टाइम है, ये काफी चीजों के गेन करने का, मतलब आपको स्किल्स बढ़ानी है। ओके, ठीक है, जो स्किल्स आप इस 6 महीने में बढ़ाएंगे, 5 महीनों में, इसी का रिवॉर्ड आपको अगले 6 महीने में मिलेगा, और वो बड़े धन के रूप में मिलेगा। मान लीजिए आपने ओके। कोई कोर्स किया है, सर्टिफिकेट किया है। कई लोग बोलेंगे भाई हम तो 50 साल के हो गए। आप नया सीखिए, आप रोकिए मत अपने आप को, हुँ, क्योंकि हुँ, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। आप धार्मिक पुस्तकें पढ़िए। कोई बच्चे बोल रहे हैं हमें तो अभी सब्जेक्ट लेना है, तो हम क्या करें? तो अपने बुक्स में अपने इंटरेस्ट को भी देखिए कि किस इंटरेस्ट में आप बेहतर करेंगे, आप उन चीज़ों को पढ़िए। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने आईटी से, नॉट ओनली आईटी, हर फील्ड का जो प्रोफेशनल है उसको अपने स्किल्स बढ़ाने हैं। मेष राशि वालों के लिए जितना स्किल बढ़ाएंगे, मई के बाद उतना धन बढ़ेगा रिवॉर्ड के रूप में। वाओ! ये मेष राशि सो यानी बेसिकली एरीज के लिए। नई चीज़ें सीखें या फिर जिसमें है आप उसी में और अपने आप दोनों को कर डेवलप सकते हैं, कीजिए? दोनों कर सकते ओके। हैं। आपका इंटरेस्ट आपको क्या कह रहा है, कुल मिला के गुरु ज्ञान से जोड़ के देख लीजिए। आप हुँ, हुँ, जो आपका अभी का ज्ञान है उसमें वृद्धि कर रहे हैं, या आप कुछ नया सीख रहे हैं, ये तो आप ही को ही तय करना है कि राइट। आपको किस चीज से कितना लाभ हो सकता है। आप यदि कोई प्रोफेशनल हैं तो आप कोई एक नई चीज सीखेंगे, आपके सीवी में ऐड हो जाएगी, उसका बेनिफिट आपको अगले प्रमोशन में मिल जाएगा। राइट। बेसिक चीज है कि देखिए हर ग्रह कर्म से जुड़ा हुआ है। कोई भी ग्रह आपको बिल्कुल फ्री हैंड नहीं दे रहा है कि जाके रजाई ओढ़ो, सो, खाओ पियो मस्ती करो और भाग्य तुम्हारा हाँ, बदल दूंगा। ऐसा नहीं राइट। होता। उससे खत्म जरूर हो सकते हैं राजयोग जानने के बाद लेकिन बन नहीं सकते हैं। दूसरी राशि हमारी है टॉरस यानी हुँ, वृषभ राशि। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए जो पहला चरण है, जो जनवरी से मई तक का है, ये शांत रहने का समय है। इस समय में बहुत ज्यादा अपनी ऊर्जाओं को खर्च मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, बहस में मत पड़िए, लोगों के फटे में टांग मत अड़ाइए मैं लिटरली वही शब्द बोल रही हूँ जो जो आवश्यक है। कनेक्ट कर सके लोग। हाँ, बिल्कुल। मत करिए ये चीज़ें, क्योंकि इसका जो आपको फिर पछतावा होगा, आपके रिश्ते खराब हुँ, होंगे हुँ। वृषभ राशि वालों के लिए। लेकिन सेकंड हाफ में यदि आपने ये पेशेंस रखा, तो आपके रिलेशनशिप नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ ये तो आपने रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से कहा, कुछ नए वेंचर्स वगैरह करना चाहिए, नहीं करना नहीं, चाहिए मतलब? वृषभ राशि नई चीज़ें कर सकती है। ओके। वृषभ राशि वालों को, टेरस को हुँ, नई चीज़ों में हाथ आज़माना चाहिए, लेकिन किसी चलते हुए पे एकदम कोई हुँ, पहले हुँ, से हुँ। कोई बिज़नेस चल रहा है, हम भी उसमें पार्टनर बन जाएँ, वो सोच समझ के कीजिए। ओके, ओके। हाँ, आपकी खुद की प्लानिंग है, आप खुद ही उसके कर्ता-धर्ता हैं, वो ज़रूर कीजिए आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आप मतलब अगर जो टॉरस हैं, अगर उन्होंने फर्स्ट हाफ अपना मतलब थोड़ा हाँ, शांत शांतिपूर्ण। होके, चिल होके अपना का यस। बट ऑब्वियसली अपना कर्म आपको करते रहना, तो हुँ, सेकंड हाफ में आपको बहुत ज़्यादा हाँ, बिल्कुल, ओके। उससे फ़ायदा होगा आपको। हमारी तीसरी राशि है जेमिनी, मिथुन, ठीक है? अभी मिथुन राशि के जो मेन प्लैनेट होते हैं, वो बुध होते हैं। हुँ, हुँ। तो ये भी बुद्धि के कारक हैं।
है ना? तो आप अपनी इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन पे काम कीजिए कि आपको किन चीज़ों से आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा और इस कम्युनिकेशन का रिवॉर्ड आपको नेक्स्ट उसमें मिलेगा। तो ओके। बेसिक है, या तो आप अपने बोलचाल में, बुद्धि में, अपने चीज़ों में बेहतर कीजिए कम्युनिकेशन को, या आप अपने साथ जैसे कहते हैं ना ग्रीन कलर की चीज़ों का उपयोग भी शुरू कर कीजिए। वो भी आपको प्लीज़ करता है, ग्रीन कलर। तो वो भी जो मिथुन राशि वाले हैं उनके हुँ। लिए एक अच्छा उपाय है, बेसिक। ओके। ठीक है, उपाय भी बता दिया इसमें इस तरह से। और हमारी चौथी राशि है जो कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। कर्क चंद्र यानी कैंसर। कैंसर। हाँ, कैंसर के जो मेन प्लेनेट हैं वो मून है। और मून और बृहस्पति जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये गज केसरी योग भी बनाता है कुंडलियों में। गज केसरी योग क्यों? हाँ, गज केसरी योग चंद्रमा और बृहस्पति यानी मून और जुपिटर की जो अलाइन होने से, हाँ, कॉम्बिनेशन से एक राजयोग बनता है जिसे गज केसरी योग कहते हैं। ओके। गज केसरी जैसे नाम सुन रहे हैं, गज यानी बड़ा, हाँ। केसरी यानी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण या एकदम अद्भुत। तो ये एक ऐसा काम है जो आपको बहुत जल्दी एक्सपांशन देता है। ये योग ऐसा है ओके। जो एक्सपांशन देता है व्यक्ति। अच्छा करेंगे तो अच्छा एक्सपांशन मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरे में ही गर्त में चले जाएंगे। मतलब जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट डालेंगे उसी डायरेक्शन में आपको रिजल्ट भी मिलेगा। यस। तो कर्क राशि यानी कैंसेरियन के लिए मेरा सुझाव है कि आप कोई भी इमोशनल डिसीजन बिना बुद्धि के मत लीजिए। वो रिश्तों की बात हो, आपके हुँ। प्रोफेशन की बात हो, आपके किसी भी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात हो, इमोशन नहीं, इंटेलिजेंस से काम हुँ। कीजिए। तो ये आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। जितना मिलेगा, आप जितना अच्छे करेंगे, यदि आपके इमोशन बैलेंस्ड है, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। इमोशन बैलेंस्ड है, आप अपनी जॉब पे सही डिसीजन लेंगे, व्यवसाय सही करेंगे, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके। मैं उसके प्लेनेट के कॉम्बिनेशन से समझा रही हूँ ताकि लोगों को लॉजिक समझ में आए कि मैं ये बोल क्यों रही हूँ। एब्सोल्युटली, ठीक है ना? एब्सोल्युटली। जब हम पांचवें राशि की बात करते हैं, फिफ्थ राशि जो लियो है यानी सिंह राशि, ठीक है, इसके जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य है। और हम बात करें बृहस्पति इस वर्ष हुँ। लीड कर रहे हैं। तो जो सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, सिंह राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नंबर एक, प्रशासनिक सेवाओं में जो लोग ओके। ट्राई कर रहे हैं उनके जल्दी योग बनेंगे यदि उन्होंने अच्छी मेहनत कर रखी है। तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो लोग किसी राजनीतिक पद की लालसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। यदि वो सिंह राशि के हैं, उनकी राशि अच्छी है, उनका जो राशि स्वामी है कुंडली में अच्छी जगह बैठा है, तो बहुत जल्दी उनको सफलता मिलेगी। यदि हम बिजनेस की बात करें तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए जितने भी जो काम होते हैं, जो सर्विंग करने वाली चीजें होती है, उसमें जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, सिंह राशि वालों के लिए, लियो के लिए। ओके। मैम इससे पहले अभी हमने 5 कवर किए, हम्म रेस्ट बाकी 7 बच रहे हैं। हम्म थोड़ा एक पॉज़ लेके एक हम्म दूसरे डायरेक्शन में मुझे पूछना था। सूर्य की आप लगातार बात कर रहे हैं। हम्म जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, सूर्य का आई थिंक सन गॉड हम्म का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। हम्म। ये ऐसा क्यों है? देखिए रौनिक, सिर्फ सूर्य का नहीं, हुँ। सारे ग्रहों का इफेक्ट होता है, लेकिन सूर्य बहुत प्राइम। हाँ प्राइम है। और उसका रीजन है, सूर्य आत्मा का कारक है, आत्म ओके। कारक है। क्या होता है, सबकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह होते हैं। तो हम देखते हैं, पहले जब कुंडली देखते हैं कि आत्मकारक कौन है, आपका ग्रह कौन सा है हुँ। आत्मकारक। लेकिन सूर्य इटसेल्फ आत्मा का कारक है। जैसे ज्योतिष के बारे में हम बात करते हैं, ज्योति यानी प्रकाश, ठीक है, ईश यानी ईश्वर का दिया हुआ प्रकाश। और सूर्य तो खुद ही प्रकाश है, प्रधान ग्रह है सूर्य। ओके। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, आप सौरमंडल हम बचपन में ही पढ़ा देते हैं, हाँ। हमारे तो चौथी पांचवी में ही हमने फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सूर्य तो स्टेबल है, राइट। हमारे पृथ्वी सहित सारे ग्रह उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। तो जो सेंटराइज है उसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और ज्यादा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जो दीप्तिमान नहीं है, दिव्य भी है और दिखता भी है। देवी स्वरूप में देखें तो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य पूरे दिन के लिए आपको दिखते हाँ। हैं। मतलब एक ऐसे देव की हम बात कर रहे हैं, साक्षात। जो लोग ईश्वर में नहीं भी बिलीव करते, क्या वो सूर्य में बिलीव नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करना ही दिख पड़ेगा। रहे हैं ना। हाँ। हम कहते हैं भाई भगवान
दिखते नहीं, हम कैसे विश्वास करें? यंग जनरेशन में सवाल होते हैं। तो जो चीज़ दिख नहीं रही है, हवा भी नहीं दिख रही है, साँस मत लीजिए। सूर्य के बारे में मेरा ये कहना है कि वो दीप्तिमान है, हाँ। उनकी इतनी आभा है, मतलब आप टकटकी लगा के भी नहीं देख सकते। तो वो एक ऐसे हैं कि उनके बिना न तो प्रकृति हुँ, है, हुँ। न जीवन है बिना सूर्य के, बिना जल के। तो जो पंच तत्व हैं उसमें अग्नि तत्व भी है, सूर्य भी है। इसीलिए सूर्य प्रधान ग्रह है। तो सूर्य को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर हम जब बिल्कुल ज्योतिष की बात करते हैं तो टेक्निकली ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, सूर्य को पिता का कारक माना गया है। ओके। आपका जन्म कहाँ से हुआ? पिता से। हाँ, हम हाँ। हम बोलते हैं ना, हाँ, हाँ, आपने हाँ। पिता को याद किया। तो सूर्य को पिता का कारक माना गया, सूर्य को नेत्र का कारक माना गया। आपकी राइट आई सूर्य है आपके शरीर ओके। में, ठीक है? हर अंग के लिए एक ग्रह है। यदि अच्छा। आप बीमार हैं, हाँ, अब इसमें हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे हाँ, भी हाँ। काफ़ी बात करते हैं कि यदि बीमार हैं तो उससे संबंधित अंग से संबंधित प्लैनेट का आप ट्रीटमेंट करेंगे तो भी ठीक हो जाता है। ओके। मतलब मेडिकली आप जो कर रहे हैं वो करिए। ये एक सपोर्टिव चीज़ है जो आपको ये जल्दी एक राहत देने बूस्ट वाला है। करता है, बेसिकली थोड़ा ऑफ एस्केलेट कर कोर्स, देता है। हाँ, बिल्कुल। ओके। तो इसलिए सूर्य बहुत ज़्यादा हुँ। महत्वपूर्ण है कि सूर्य जहाँ भी बैठते हैं ना, वो उस घर में बैठ के प्रकाश दे रहे होते हैं, लेकिन उसके आसपास के ग्रहों को अस्त कर देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि जब ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बाकी लोग उनके साथ कैसे होंगे ना, वो बैठेंगे मेन जगह राइट, पे, तो या राष्ट्रपति जी होंगे राइट। तो वो बैठेंगे। तो जो प्रधान होगा उसकी वही सीक्वेंस होगी, वही सीटिंग होगी, उसकी वही पोजीशन होगी, किसी कारण से दिए हैं वो चीज़ें। आपने सूर्य की इतनी आपने बात की क्योंकि हम्म, वो प्राइम है। अ, एक जो सबसे स्टोरी है हनुमान जी की, हम्म, वन ऑफ माय फेवरेट गॉड्स, हम्म, वन ऑफ माय फेवरेट डिटीज, आई थिंक सिर्फ मेरे नहीं, हम्म, आई थिंक इंडिया में हर किसी के फेवरेट डिटी, बचपन से ही सबके फेवरेट हम्म, डिटी रहते हैं हनुमान जी। उनका जो स्टोरी है वो सूर्य बचपन में सूर्य को सेफ समझ के हम्म, खाने चले गए। जब एक प्राइम प्लैनेट है, प्राइम गॉड है, एंड एक और गॉड जो उनको ओवर पावर कर जाते हैं, हम्म, राइट? तो हनुमान जी के बारे में मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? मतलब कभी-कभी मुझे लगता है भक्ति है, प्यार है, मुझे समझ नहीं आता, आई गेट हम्म, कन्फ्यूज़्ड। तो आई ये मैंने रिसेंटली अच्छा। अपने पास डाला है, उसका मैं इसका भी रीज़न बताता हूँ। हम्म, अभी कुछ टाइम पहले मैं दिल्ली में ही था, ये सिल्वर एंड के हनुमान जी पहने हाँ आपने? जी, हम्म, और मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। ओके। मैं कैब में था, मेरी हम्म, कैब रेड लाइट पे रुकी और पीछे से बस ने आके बहुत तेज़ धक्का मारा, ओ। एंड ट्रस्ट मी, खरोच तो छोड़िए, मुझे पता भी नहीं चला। हम्म, जब इम्पैक्ट हुआ मैं आगे हो गया था, हम्म, मैंने मेरे कान में हाँ, ईयरफ़ोन्स हाँ, लगे हुए थे, मैंने पीछे देखा बस ने मारा है। ओ, गाड़ी जो जिस कैब में मैं था, गाड़ी के पीछे से पूरी बुरी हालत थी। ओके। अगर किसी ने देखा होता ना, अगर कोई आके हम्म, वो गाड़ी देख लेता, बोलेगा इसमें तो शायद जो है हम्म, बहुत मतलब चोट हुआ है। घायल हुए होंगे हम। आई डोंट नो, मतलब ये होता ना, भक्ति की बात होती है, ये कोई समझाने वाली बात होती हम्म, नहीं है, ना तो शेयर करने वाली बात होती, बट फॉर द सेक ऑफ मतलब एक रिलेटिबिलिटी लाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं मुझे पता नहीं उस दिन लगा हम्म, कि शायद क्योंकि मैं हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हम्म, और ये कई सालों से मेरी मतलब आई डोंट रिमेंबर 10-15 सालों से मेरा एक आदत है, और पिछले 2-3 सालों से तो बहुत एक रिगरस रिचुअल टाइप से है मेरा वो। शायद कुछ ना कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स ने मुझे उस दिन प्रोटेक्ट कर दिया। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो जपत निरंतर दुर्धर हनुमत हनुमत वीरा। वीरा। तो देखिए, आप तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, ये भक्ति का असर तो है ही, लेकिन हनुमान जी की कृपा, एक इस बात को हम यहाँ से शुरू करते हैं हुँ, कि कलयुग जो है, कलयुग में कुछ देवी देवता बहुत जागृत है। तो जो भी व्यक्ति इसको रेमेडी समझ हुँ, लीजिए, हुँ, अपना समर्पण उनके प्रति समझ लीजिए, जो भी समझे, लेकिन माँ काली, हनुमान जी, कृष्ण हुँ, और कुछ हमारे ऋषि मुनि भी हैं जो अभी भी देह में हैं। जिन सप्त ऋषियों की हम बात करते हैं, जिन 7 लोगों की बात करते हैं, जो कि भगवान को आने वाले समय में जब कलयुग पीक पर होगा तो उनकी सहायता के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि हनुमान जी एक ऐसी ऊर्जा है, आपने खुद कहा, हमने सूर्य की बात की कि सबसे प्रधान हुँ, ग्रह, हुँ, हुँ, वो उनको भी निगल गए और उनको राइट। कुछ नहीं हुआ। उनको अ, ये भी नहीं था कि उनको पता भी नहीं चला कि ये इतना ऊष्मावान है तो जल गए, कुछ नहीं, क्योंकि उनकी शक्ति उनसे भी पार है। हुँ, और आप सोचिए उनकी शक्ति, जिनके वो चरणों में बैठे हैं, जिनके दास हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, राम, तो क्या होगा।
तो हमारे यहाँ शक्ति ऐसे केंद्रित नहीं है, लेकिन हर बार आपको हमारे शास्त्रों में भक्ति के माध्यम से, सरेंडर के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ये बताया जाता है कि हर बार एक सीढ़ी आप नई चढ़ते हैं अपने जीवन में। जब भी आप कुछ नया प्राप्त करते हैं ज्ञान से, अपनी समझ से, अपने विचार से, अपनी भक्ति से। आपने भी वही किया। आपने क्या किया, आपको विचार आया होगा, किसी ने सुझाव दिया होगा, जो भी है, आपने हनुमान जी को धारण किया। और सिर्फ धारण नहीं किया, आपने मुझे कहा कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, एवरी सिंगल डे, है मतलब ना? वो आप मेरे उसके लिए। बिना आप निकलते नहीं हाँ, होंगे, वो आपके आपके जीवन का हिस्सा बन गई हनुमान एग्जैक्टली चालीसा। एग्जैक्टली। इसीलिए वो जो लाइन है, जपे निरंतर हनुमत हनुमत वीरा। वीरा, है ना? सब आपके कष्ट और सब आपकी पीड़ा वो हर लेते हैं। तो आप जिनको याद कर रहे हो वो इतनी परम शक्ति है, जिसने उस परम शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रही है, पूरे सौर्य मंडल को प्रकाश दे रही है, उनको निगल लिया और उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो आपके जीवन में तो उस चीज का प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा। और ये आपकी एक कहानी नहीं, मतलब हर दिन हर पल कहीं ना कहीं इस दुनिया में शक्तियों का प्रचार प्रसार ही नहीं हो रहा है, उनका उजागर भी हो रहा है। कलयुग में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे हनुमान जी का प्राकट्य आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं तो नए बच्चों को ये बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आप कुछ करें ना करें, अपने पूरी डेली लाइफ में 24 आवर में राम नाम 108 बार और हनुमान चालीसा 1 बार, ये 2 चीज जरूर कीजिए। कुछ भी मत करो, आप आई थिंक रेमेडी। काफी इजी टू रिमेम्बर है, अगर हाँ, आप किसी को वो, क्योंकि अगर मैं ऐसे अपने देखिए नॉर्मली सिर्फ बता रहा हूँ। शब्द नहीं है वो, हाँ, हर भाव हर शब्द में एक ऊर्जा है। तो हनुमान चालीसा साधारण नहीं है। और लेकिन हनुमान चालीसा आपको हनुमान जी को सुनाने के पहले उनको राम नाम सुनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं एक्चुअली पहले ये 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, मैं नॉर्मली हनुमान चालीसा ही पढ़ता था। हम्म, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, किन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो रोज, मैंने उनको बताया था मैं हम्म, पढ़ता हूँ। आप एक चीज उसमें बस ऐड कर दो, आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हो, चाहे हम्म, दिन में सुबह शाम, आप जितनी टाइम भी पढ़ते हो, पढ़ने से पहले 3 बार जय श्री राम करके शुरू करो। बोला आपको रिजल्ट कुछ और दिखेंगे आपको। मैंने कहा मैंने रिजल्ट के लिए आज तक किया नहीं। बोलता आप ऐड कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आप कर रहे हो बस सही ऐड कर बात लो। है। एंड ट्रस्ट मी, मतलब ये शायद कोई ना समझ पाए, कोई ये पॉडकास्ट सुन के या फिर आपके बातों से बोलेगा मैं आज हनुमान चालीसा पढ़ने लगता हूँ, कल मुझे कुछ अलग सा दिखे, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, सही है। बट वो ऐड करने के बाद मुझे फर्क पता चला है। ये होता है क्योंकि देखिए आपने वो सरेंडर किया, आपने वो समर्पण के भाव के साथ पढ़ा, आपने उस भक्ति में बिलीव किया। जब आपका बिलीव, इंटेंशन, सरेंडर ये चीजें जुड़ती हैं तो उसका तो फल आपको दिखेगा ना लाइफ में। ऐसा कभी नहीं होता, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि ज्योतिष हम्म, में मैजिक नहीं है कोई, आंख मिचोली का या वो जो आंख का धोखा जो खेल हम्म, होता है, ये नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो ज्योतिष आपको कह रहे हैं, जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने जो रेमेडी बताई है, वो रेमेडी आपके जीवन में परिवर्तन के लिए है, क्योंकि वो ग्रहों की ऊर्जाओं को नियंत्रित कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। आप उस रेमेडी को उस तरह से कीजिए, यदि सही एस्ट्रोलॉजर से आप मिल हम्म, गए हैं तो। हम्म, आपने किसी के कहने पे हनुमान चालीसा के पहले राम नाम शुरू किया, ये उनको भी किसी ने बताया होगा। राइट। और इसमें एस्ट्रोलॉजी या बहुत कुछ बड़े भी नहीं है, रॉकेट साइंस या कुछ भी ज्ञान नहीं की है। आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस बात को कनेक्ट करना है कि जिस परम ऊर्जा की आप आराधना कर रहे हो, आप उसके जिसके भक्त वो हैं, आप उनका नाम ले रहे हो, तो आप उनको प्लीज कर रहे हो ना। मुझे बहुत प्यार से ये समझाया गया था कि आप हनुमान जी को बुला रहे हो, हम्म, ठीक है, सब बुला रहे हैं, लेकिन हनुमान जी किस चीज से दौड़े आते हैं, वो राम हम्म, जी के नाम से राम दौड़े जी आते के हैं। नाम आप से। उनको पहले उनसे रिवोक करो, इन्वोक करो, फिर आप हनुमान चालीसा देखो पढ़ो। आपको एक बहुत सुंदर बात बताती हूँ काशी की, काशी विश्वनाथ। हाँ, तो काशी तो नगरी ही ऐसी है जो भगवान के त्रिशूल पे हम कहते हैं, लेकिन उसकी अपनी पौराणिकता जो है उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुलसीदास जी ने हम्म, रामचरितमानस जब लिखा तो काशी में ही लिखा। तो भगवान शिव खुद राम जी के भक्त हैं, मतलब उनके डेटी राम है शिव के। तो जब राम नाम वहां बैठ कर लिया जाता है या राम कथा जब भी होती है, कहाँ, काशी में, वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। वो किसी भी रूप में आएंगे पर आएंगे ही। ये बात एक बार तुलसीदास जी को पता चल गई है, मतलब उनको भी पता है कि हम्म, भाई यहाँ राम नाम लेंगे तो यहाँ हनुमान जी आएंगे, राम कथा होगी तो।
तो बहुत सारी राम मतलब कोई अच्छे सज्जन पुरुष अपने जो कथावाचक हैं वो कर रहे थे। तुलसीदास जी रोज जाते, रोज एक बाबा आते जो सबसे पहले बैठे रहते, पूरा कंबल डाल के, कोढ़ी अवस्था में होंगे तो किसी को दिखा नहीं रहे अपना फेस, वो बैठे हैं वहां पर। और ऐसा हो रहा है कि वो सबसे पहले आते और सबसे आखिरी में जाते। ये डेली तुलसीदास जी देख रहे। जिस दिन राम कथा का अंतिम दिन था, तुलसीदास जी गए और उनके पैर पकड़ लिए उन्होंने, क्योंकि तुलसीदास जी राम नाम तो जप करते थे लेकिन वो हनुमान जी से मिलना चाहते थे। तो उनकी ये विश पूरी नहीं हो रही थी और वो चाह रहे थे कैसे करें, तो उनको ये बात पता थी कि जहाँ राम नाम लेंगे वहाँ हनुमान जी आएंगे, और ये माध्यम से उन्होंने उनका मिलने का सोचा और पूरी जनता में उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन होंगे, क्योंकि ये सत्य है कि जहाँ राम नाम लेंगे, जहाँ राम कथा होगी, और स्पेशली वो काशी में है क्योंकि वो काशी विश्वनाथ है, उनके भी इष्ट राम है, तो वहाँ हनुमान जी जरूर आएंगे। उन्होंने उनके पैर पकड़ ले और कहा कि अब तो दर्शन देना पड़ेगा। वो झटका दे रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, दूर कर रहे हैं, दूर हटो, मक्खियां लग रही है पूरी, ऐसे अपना रूप ऐसा उन्होंने बनाया। फिर भी तुलसीदास नहीं हटे, वो लेट गए, उनके पैरों में बिछ गए, और फिर हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए। वो वही जगह है काशी विश्वनाथ जहाँ पे हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन तुलसीदास जी को दिए। ओके। लेकिन ये सत्य घटना है, ये मैथोलॉजिकल राइट, कहानी नहीं है। राइट। तो हनुमान जी आज भी हैं। आप जब एब्सोल्युटली। हाँ, आई हनुमान जी क्लोजेस्ट टू अर्थ, जागृत शक्ति हैं। क्लोजेस्ट टू अर्थ आई थिंक वही है। आप देखिए जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हुँ, मैं बहुत ज़्यादा किसी उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बागेश्वर धाम सरकार हुँ, हैं हुँ, जिनके हुँ। बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में बहुत प्रश्न करते हैं कि उनकी क्या सिद्धि है, क्या भक्ति है, पीढ़ियों की भक्ति है उनकी, जो एक कम उम्र में भी उनको आज मिली है क्योंकि उनके दादा परदादा उन्होंने भक्ति की है। उस पूरी भक्ति का निचोड़ उनको हनुमान जी की साधना के रूप में मिल गया। क्या फ़ोरफ़ादर्स की साधना का फल आगे पीढ़ियों तक भी जाता है? क्यों नहीं? एक बात समझिए कि आपका आप उनका डीएनए हाँ, आपके अंदर है, उनकी बीमारियाँ आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उनकी राइट, संपत्ति का उपभोग कर राइट। रहे हो, उनका सरनेम आप लगाते हो, तो उनके किए गए कर्म का फल आपको क्यों नहीं मिलेगा? एब्सोल्यूट। बहुत बहुत, और तीसरी पीढ़ी पर ही असर आता है, जो हम पितृदोष कहते हैं ना हुँ, हुँ, कुंडली हुँ, में। हुँ। पितृदोष को समझ लीजिए आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पितृदोष से व्यक्ति बिल्कुल बर्बाद भी हो जाता है। मैंने राइट। कुंडलियां देखी इसलिए बता रही हूँ कि यदि पितृदोष आपका ऐसी जगह पे बैठ गया, या पितृदोष ऐसी हुँ, जगह बन गया, सूर्य और राहु के कारण भी बन जाता है, सूर्य के खराब होने से भी पितृदोष बन जाता है। मैंने कहा पितृ का, पिता का कारक है सूर्य, और सूर्य जब खराब होता है तो व्यक्ति को अच्छी भली बड़ी नौकरी, उच्च पद के बाद भी जेल का मुख दिखा देता है। राइट। एक नहीं, कई कुंडलियों में मैंने देखा है। मैं बोलती हूँ कि भाई कौन सी यात्रा करके आए हो आप, वो बताते खुद ही अपनी जर्नी कि हाँ दीदी ये हो गया था। वापस हम पेन और नोटबुक उठा लें मैम। हमने एरीज़ तक 5th नंबर तक कवर किया हाँ, था। आगे के 7 अभी भी बच रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए? ठीक है। देखिए हमारी जो छठवीं राशि है जिसे कन्या या हुँ, वर्गो कहते हैं, इसके भी जो स्वामी अधिपत्य है वो बुध है। लेकिन कन्या राशि में जो बुध की ऊर्जा है वो ज्यादा है मिथुन राशि की तुलना में इस वर्ष में, और इसीलिए गुरु की बहुत अच्छे रिजल्ट कन्या राशि वालों को नहीं मिलेंगे। उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने दिल में, दिमाग में, इमोशंस में शांति बना के रखें, बहुत ज़्यादा किसी से कम्युनिकेशन में खुद से विवाद ना करें, जो फिर से हुँ, कहूँगी हुँ। झगड़ों में ना फँसें, लेकिन अपनी खुद की उलझनों में भी ना फँसे रहें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें, गुरुओं की बात मानें। जब हमें कुछ चीज़ लाइफ में समझ नहीं आए, तो अपने बड़ों की बात मान के आगे बढ़ जाइए। ये कन्या राशि वालों के लिए पूरा वर्ष रहेगा। हालाँकि इनके लिए भी 2 से 3 नए चैनल फाइनेंस के या अर्निंग के खुल सकते हैं, जो लोग अपना ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, समाज में परिवर्तन हुँ, के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। अगली हमारी जो राशि है, 7th राशि जिसको हम लिब्रा या तुला कहते हैं, इसके लिए परिणाम बहुत ही अच्छे होने वाले हैं इस वर्ष में, और मई के बाद से ऐसे लोगों को बहुत रिजल्ट दिखेंगे। मई के पहले का जो समय है वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा तुला राशि वालों के लिए। कई सारे बनते हुए काम रुक जाएंगे, स्टक होगा मनी, ये हो सकता है, लेकिन जैसे ही मई खत्म होगा, इनके लिए वो अच्छा समय शुरू हो जाएगा जिस गोल्डन पीरियड का आप 2 साल से वेट कर रहे थे। यानी स्टक मनी निकल जाएगा, हुँ, नई हुँ। अपॉर्चुनिटीज आएंगी। प्रेम के मामले में तुला राशि वालों के लिए मई के बाद का समय बहुत अच्छा है। विवाह योग्य जो लोग हैं, जो विवाह के लिए बहुत
काफ़ी समय से लड़का लड़की देख रहे हैं, परिवार के लोग देख रहे हैं, उनके विवाह भी होने की संभावना इस वर्ष में है। तुला राशि का बहुत ज़्यादा योग है। बाकी राशियों के भी होंगे विवाह तो। हमारी 8वीं राशि है वृश्चिक, और वृश्चिक के जो स्वामी हैं वो वृश्चिक वुड बी स्कॉर्पियो। हाँ, यस यस। स्कॉर्पियो। 8वीं राशि वृश्चिक हो गई यानी स्कॉर्पियो, इनके स्वामी मार्स हो गए, मंगल हो गए। तो ऐसे लोगों को क्रोध से बहुत बचना चाहिए। आप बहुत सारे पराक्रम कीजिए, कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, कोई ऐसी एक्टिविटी पूरी डे लाइफ में आपके होनी चाहिए जिसमें पसीना निकले। ओके। इससे आपका क्रोध नियंत्रण नहीं होगा, इससे आपके धन के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका मंगल शांत होगा हम्म। वो आपको सही पराक्रम की तरफ लेकर जाएगा, और सही पराक्रम का मतलब है सही दिशा में किया काम मोनेटाइज हो जाएगा। यूट्यूब ओके। चैनल के माध्यम से आप समझ गए होंगे। ठीक है। हम 9वीं राशि यानी 9th जो हमारा साइन है स्कॉर्पियो, सॉरी 9th साइन हमारा सेजिटेरियस है। धनु राशि की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनके राशि स्वामी ही गुरु हैं, ओके। धनु राशि वाले। और धनु राशि पे गुरु की विशेष कृपा होती है ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो जो भी धनु राशि वाले हैं, यदि चैलेंज लेकर भी, रिस्क लेकर भी आपको आपके ज्ञान में वृद्धि करनी है, बढ़ाना है, धार्मिक पुस्तकों का आपको बांटना है लोगों को, अपनी स्पीचेस को आपको लिख के लोगों को देना है, पहुंचाना है, ये जरूर कीजिए। इससे भी आपको धन के बड़े लाभ होंगे। धनु ओके। राशि वालों के लिए भी ये वर्ष अच्छा है, लेकिन धनु राशि वालों को ईगो से बचना है, क्रोध से बचना है। इन 2 चीजों से बच गए तो धन प्राप्त करेंगे, नहीं तो आपको अपमान का सामना भी करना पड़ सकता मतलब कितना साइंटिफिक है हमारा सनातन धर्म। है। जी, मतलब हर चीज के पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक लॉजिक है। लॉजिक है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि हवा में हमने कुछ बोल दिया और यही सत्य है। इसीलिए मुझे जब मैं सुनती हूँ ना कि वो तो ऐसी रील लोग मुझे हाँ फॉरवर्ड हाँ करते हाँ। हैं, रील्स अलग अलग हंसी मजाक में फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे किसी ने कुछ बोल दिया, वहां किसी ने कुछ बोल दिया, अरे देखो एस्ट्रोलॉजर ऐसा करे, तब थोड़ा दुख होता है कि आप इतने सुंदर जो विज्ञान है ना, राइट। इंट्यूटिव साइंस है, आप इसकी मजाक बनवा रहे हो सिर्फ 20 सेकंड की रील्स में। ये ठीक नहीं है। ज्ञान को ओके। प्रॉपर आप राइट। तरीके से लॉजिक एब्सोल्युटली। के साथ समझाइए। यूथ बहुत समझदार है हमारा। जेनजी की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि अरे जेनजी ये काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है वो। मैं मानती हूँ जो जेनजी है वो पीक पे है अभी। करना है तो बेस्ट करना है, बहुत प्रोडक्टिव है। नहीं करना है तो आपने उसको समझाया नहीं, आपने उसको उसका महत्व नहीं बताया, इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। एब्सोल्युटली। तो गलती उसकी भी नहीं है, गलती तो एब्सोल्युटली। उन्हीं की हो गई ना जिनको कैरी फॉरवर्ड करना हाँ। था ज्ञान आपका। आपने तरीका गलत चुना। 10 पे 10th साइन हुँ। पे चलते हैं। हमारा जो 10th साइन है वो कैप्रिकॉर्न। हमारा जो 10th साइन है वो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि है। मकर राशि के लोगों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। उनके स्वामी जो हैं वो शनि हैं। ओके। हुँ, राइट। उनके स्वामी जो हैं वो शनि हैं, और शनि और गुरु की बहुत अच्छी मित्रता है। ऐसे लोग जिन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले वर्षों में, शनि के वर्ष में भी बहुत मेहनत की है, अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। पूरे वर्ष मिलेंगे शनि वालों को। शनि वालों को कोई रोक नहीं पाएगा जिन्होंने काम किया। जिन लोगों ने काम चोरी की है पिछले समय में भी और अभी भी, जो अपने आप को बचा रहे हैं कि यार मैं उतनी दूर क्यों जाऊँ, किसी और को भेज देते हैं, आपको फिर वो परिणाम नहीं मिलेंगे जिसकी आप उम्मीद लगा के बैठे हो। तो यदि आपका कैप्रिकॉर्न है, तो आप ये याद रखिए कि आप अपने आप को डेवलप करने पे काम कीजिए, शांतिपूर्वक, बिना बोले अपने कर्म को करते जाइए और परिणाम लेते जाइए, क्योंकि ये आपको देने का समय। जैसे हम शनि को कहते हैं न्याय के देवता, हमारे जो गुरु ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान होगा तो आप सही न्याय कर पाओगे। एब्सोल्युटली। हर किसी को जज तो नहीं बना देते ना, राइट। उतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, राइट। बस वैसे ही है। तो 10वीं राशि हो गई हमारी मकर। इसके बाद हमारी अगली राशि 11वीं है कुंभ। कुंभ के भी जो राशि हैं वो राशि स्वामी है वो शनि है, लेकिन कुंभ के साथ एक और पॉजिटिव पॉइंट जुड़ रहा है इस वर्ष। कुंभ राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा है। जो गुरु की दोनों चाल है, वक्री और मार्गी, दोनों समय में इनके लिए जो धन से जुड़ी हुई पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ेंगी, कई गुना बढ़ेगी।
मान लीजिए कि आप अभी तक उम्मीद कर रहे थे कि आपको किसी काम को करने के बाद 1 लाख रुपए मिलने हैं। आप यदि सही तरीके से उस काम को किया है आपने ईमानदारी के साथ, तो वो 1 की बजाय 10 भी मिल सकते हैं। कोई खुशी से आपको वो पैसा देगा और आपको रिवॉर्ड करेगा। तो अच्छा। ये कुंभ राशि वालों के लिए इस वर्ष का रहेगा। कई कुंभ राशि वाले ऐसे भी रहते हैं जिनको जो अपने आप को बहुत डोमिनेट करवा लेते, मतलब कि मेरा ज्ञान जो है वो परम ज्ञान है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये गलती कुंभ राशि वालों को नहीं करनी है इस वर्ष, नहीं तो क्या उल्टा भी हो कुंभ जाएगा। क्या कुंभ मेला और कुंभ कुंभ राशि का कुछ नहीं, देखिए कुंभ का मतलब होता है घड़ा, घड़ा? ठीक है। हम कुंभ की बात कर रहे हैं। अमृत कलश जो हाँ, है, जिसको हाँ। लेकर जो इंद्र के पुत्र हैं वो भागे थे अमृत कलश लेकर देवों की तरफ, उसी भागम भाग में, और राक्षस उनके पीछे थे, है ना। तो क्या हुआ, उस भागम भाग में कुछ 4 बूंदे गिर गई। तो कुंभ इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमृत से जो अमृत का कुंभ था, कलश हाँ, था, हाँ। उससे कुछ बूंदे गिरी, ओके। इसलिए कुंभ मेला लगता है। और कुंभ राशि का मतलब उसका साइन ही कलश है। हाँ, हाँ। कलश का मतलब क्या है, रखना, है ना। हम माँ लक्ष्मी को भी जब अर्पित करते हैं, उनके आसपास राइट। आपने देखा है, कलश है। तो कलश आप ज्ञान से भरिए, आप समृद्धि से भरिए, उसका प्रतीक है। ओके। तो कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन अपने ज्ञान को, अपने जो ईगो है उसको लोगों पे थोपेंगे तो उल्टा हो जाएगा। क्योंकि ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना पॉजिटिव है उतना आपके व्यवहार से आपको उस पॉजिटिविटी को लेना है और विनम्र रहना है, ओके। ठीक है। ये 11th था। अभी 12th राशि है, वो मीन है, इसको इंग्लिश में हम स्पाइसेस। पाइसेस जो कहते हैं। पाइसेस के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा, लेकिन इमोशनली डिसबैलेंस करेगा, क्योंकि आपके स्वामी जो हैं वो गुरु ही हैं, बृहस्पति हैं, जुपिटर। लेकिन इस बार जो चंद्रमा की पूरी रनिंग हो रही है मीन राशि में, और शनि की जो एक कॉम्बिनेशन बन रही है, उसके कारण बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन बदलने वालों को बहुत घाटा होने वाला है। तो जो कर रहे हैं उस पर स्थायी रूप से टिके रहिए, या थोड़ा रुकिए, सहज रहिए, बहुत जल्दी पैनिक मत करिए। आप यदि रुकेंगे, समझेंगे, करेंगे, आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा और आपको उसका लाभ भी मिल जाएगा। तो मीन राशि वालों के लिए ये वर्ष इस तरह से रहेगा। इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है, ओके। स्ट्रांग रहना मैम आपने सारे ये मून साइंस के बारे में बताया, बट एक पॉडकास्टर के साथ-साथ एक इंसान हूँ। है। थोड़ी मन में लालच आ जाती है। जी, अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं थोड़ा-सा अपना कुंडली आपको दूँगा, अगर आप जरूर, मुझे थोड़ा-सा उसमें कुछ देख के बता सकें। बिल्कुल। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस एंड दिस इज़ इन नो वे कि मैं आपका कोई टेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ डोंट टेक हाँ, इट दैट नो वे। नो थैंक नो, इट्स यू। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, तो रौनिक रॉनिक रौनिक ये रॉनिक आपकी कुंडली है, हाँ जी। ठीक है। ठीक है, देखते हैं। आपकी राशि वृषभ है, ठीक हाँ, है ना। तो बहुत बेसिक छोटी चीजें बताती हूँ, आप कनेक्ट करेंगे उससे बहुत अच्छे से, इजीली। खाने पीने का बहुत शौक है आपको, अच्छी फूड हैबिट्स है, मतलब यू कांट कॉम्प्रोमाइज इन ईटिंग इजीली, नहीं। ईटिंग मेरे लिए नहीं, आपने बोला बिल्कुल सही है। अच्छा। तो मैं उसमें ये शेयर कर रहा हूँ, आई यूज्ड टू बी हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। हम्म। लास्ट ईयर मैंने नॉन वेजिटेरियन क्विट कर दिया हम्म। एंड बट जो आपने एग्जैक्टली बोला, खाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे मैं खुश हूँ, हाँ, दुखी दुखी हूँ, कुछ भी हो, स्ट्रेस में हूँ। आपको वही चीज प्लीज करती है। एग्जैक्टली। फूड आपको प्लीज गुड फूड। करता है, गुड फूड, या वही मैंने कहा कि खाना आपके लिए बहुत वो है। दूसरी एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आपकी कुंडली में, कि आप कैसी भी परिस्थिति में हो रौनिक, आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पैसे की कमी कभी नहीं होगी। उसका लॉजिक दे रही हूँ, आपकी कुंडली से बता भी रही हूँ क्यों। पैसे की कमी इन द सेंस कि आपका कोई काम कभी ऐसे रुकेगा नहीं कि कोई आपने इम्पोर्टेंट टास्क ले लिया कि यार इसके लिए इतना पैसा चाहिए अभी, पर अभी इतनी सेविंग नहीं है, कहीं ना कहीं से चीजें अरेंज हो जाएगी और बड़ा स्मूथली होगा। यू फील कि यार ये कैसे हो गया, अमेज्ड करोगे आप इस बात, मतलब खुद ही अमेज हो जाओगे कि अच्छा हुआ, बढ़िया। मतलब वो कहते हैं ना कि कई एग्जाम्पल आप दे सकते हो मुझे नहीं, इस बात का। हाँ, आपने जो वो कहते हैं ना गार्डियन एंजल्स, हाँ। कि गार्जियन कई बार एंजल, ऐसा होता है कि अब समझ में नहीं आता है, रात में सो रहा हूँ समझ में नहीं आता कि हाँ, अगले दिन ये करना है, लेकिन अभी है नहीं, है फाइनेंशियल नहीं, क्राइसिस राइट। है। लेकिन कहीं ना कहीं से हम्म। कुछ ना कुछ
कभी अपने फैमिली मेंबर से, वाइफ हम्म। से, कभी किसी से कुछ हो के वो सॉर्ट आउट बहुत स्मूथली हो जाता है। हाँ। अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा क्या है, वो थोड़ा पर्सनल मैटर है, बट अभी भी फेब के स्टार्टिंग में कुछ था, क्योंकि ऑब्वियसली टैक्सेशन का टाइम है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे, तो मुझे लग रहा था कि यार मतलब, और इतने सारे घर में फंक्शंस गए हैं, ये सब मुझे लगा था कहाँ से होगा क्या होगा, बट सडनली अपने आप चीजें एवरीथिंग गॉट अरेंज हो सॉर्टेड। गई। हाँ, वाओ। ये भी है। और आप है ना, बहुत आपको मतलब बहुत विश्वास है कि यदि मैं ये काम करूंगा तो ये होगा ही। ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग और इंटरनल बिलीव है। इस बिलीव पे कोई क्वेश्चन मार्क कर देना तब आपको बहुत क्रोध आता होगा कि अरे क्या बात कर रहे हो, तुमसे नहीं होगा। ऐसी बात यदि किसी ने छेड़ दी या कुछ कह दिया, आपको पोक कर दिया इस बारे में, आपके पराक्रम के बारे में या आपके कर्म के बारे में, तो वो चीज तुम्हें दिल तक छू जाएगी। तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बुरी नहीं लगेगी, कोई तुम्हें कुछ भी बोल दे वो बुरा नहीं लगेगा। व्हेन समबडी टॉक्स अबाउट योर पराक्रम कर्म कि तुमसे नहीं होगा, एंड दैट हर्ट्स यू। ये सबको नहीं होता है। से कई बार किसी को बोल दिया कि भाई ठीक है तुम, हाँ यार हो सकता है मेरे से नहीं हो, चलो छोड़ो कुछ और करते हैं। ऐसे हम सलाह मान लेते हैं, बट यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। जस्ट फॉर द ऑडियंस, कुंडली मैंने पहले नहीं दी थी, ये अभी आप लोगों के सामने मैंने दी है। मुझे तुमसे अब कल ही बात हुई है, मुझे तो पता भी नहीं रौनिक, अब फर्स्ट टाइम ही हम लोग मिल रहे हैं। कल फोन पे बात हुई और वाह। आज अब मिले। और क्या अब। हाँ, मैं वो भी बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास धन कहीं न कहीं हम्म। से अरेंज हम्म। हो जाता है, कभी क्राइसिस के सीन नहीं होंगे। हाँ, कमी लग सकती है कि यार कल कैसे होगा, बट राइट। वो हो जाएगा। आपका चंद्रमा 11वें भाव में है। चंद्रमा हमारे मन में उठी हुई बहुत सारी आकांक्षाओं का कारक भी है, और वृषभ राशि में जो धन का इंतज़ाम भी हो जाता है। और इसी के कारण, वृषभ राशि होने के कारण ही आपको खाने का बहुत शौक है, अच्छी चीज़ें। मतलब हाँ। उससे आप प्लीज़ हो जाते हो, अच्छा फूड मिलता है। मैंने आपको शनि 5वें घर में होने के कारण आपको कहा कि आपके पराक्रम पे कोई उँगली उठा देना, आपको वो सहन नहीं होगा, बाकी सब चीज़ आप सहन कर लोगे। कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, तो उसी चीज़ की हट हो जाएगी कि यही करूँगा अब मैं। ये। दूसरी ख़ास बात आपकी कुंडली में, एक और बहुत इम्पोर्टेंट हम्म। चीज़ है कि गुरु और राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं। इसका क्या मतलब है? गुरु चांडाल दोष होता है एक। कई बार ऐसा फ़ील होगा, और ये आपकी लाइफ़ में ज़रूर ये पल नहीं आया है तो आएगा, कि आप आध्यात्मिक तौर पे अपना एक डायमेंशन खुद खुलता हुआ देखेंगे इन द एज ऑफ 42-45 के बीच में। उसका रीजन मैं मतलब बताती। स्पिरिचुअल पाथ मेरे लिए खुलेगा। हाँ, और खुलेगा और डीप होगा, क्योंकि देखो गुरु अपनी ही जगह पे बैठे हुए हैं, है ना? अपना हम्म। मतलब धर्म का स्थान गुरु का ही होता है, लेकिन वहाँ क्या बैठे हुए हैं? राहु। तो जो तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे आइडिया आया। तुम जितने धार्मिक पॉडकास्ट, धार्मिक लोगों से मिलना, उनके इंटरव्यू हम्म। लेना, धर्म को प्रचार करना, प्रचार का माध्यम टेक्नोलॉजी, राहु और धर्म गुरु। मैं नहीं कह रही आप एक विषय पे सीमित रहिए, धर्म के हर एस्पेक्ट को दिखाइए। आप मंदिरों के लाइव करवाइए, लाइव करिए, खुद जाइए। वो चीज तुम्हारे भाग्य में बड़े परिवर्तन लेके आएगी, एंड दैट ओपन्स योर स्पिरिचुअल डायमेंशन इवन। तुम्हारी वाह। जर्नी बदल जाएगी। तुमने अभी वो किया नहीं होगा, मुझे लगता है, ब्लॉग। नहीं, वो मैंने नहीं किया, बट ये मेरे स्पिरिचुअल। दिमाग में हमेशा से है कि ये करना हाँ, है। तुम वो ब्लॉग बनाओ, पहाड़ों पे जाके भी ब्लॉग बनाना पड़े तो बनाओ। क्योंकि मैं बैद्यनाथ धाम से हूँ, मेरी हम्म। बहुत मतलब वो इच्छा है कि वहाँ पे मंदिर के परासर में बैठ के मैं शिव जी तुमने के ऊपर हाँ एक सोचा पॉडकास्ट करूँ। होगा ना, तो बीज के रूप में तो है तुम्हारे माइंड में वो हाँ। चीज। बिल्कुल। वाह। मैम, आपने इतना कुछ बताया, बस ग्रिड आपके। खत्म नहीं हो रही है, एक हाँ और हाँ कुछ हाँ हाँ। कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, देखिए, यदि आपके साथ एक चीज है कि भाई बहनों से बहुत इजीली बनेगी नहीं, यदि हैं तो। ओके। मतलब आई, मतलब मेरे खुद के सिबलिंग, आई एम द ओनली चाइल्ड, ओके। बट कजन्स, मतलब कजन्स में भी। हाँ, इजीली देखो, मैं ये नहीं कह रही कि हम्म। नहीं बनेगी। मेरे कहने का ये भी मतलब है कि यदि आप बना के चलते हो, हम्म। आपको थोड़ा डाउन टू अर्थ होना भी पड़े तो होना चाहिए। इससे आपका केतु एक्टिवेट रहेगा, है ना? ओके। एक्टिवेट मतलब आपको सही रिजल्ट देगा। लेकिन एक जो कैरेक्टरिस्टिक की बात कही है, एक बात बहुत स्ट्रांगली बोल रही हूँ मैं, रौनिक, तुम्हें कि तुम्हें समझाना आसान नहीं है।
ये सेंटेंस तुमने 50 बार सुना होगा। ये मैं फिर से बोल रही हूँ, तुम्हें समझाना आसान नहीं है। यू आर इम्पॉसिबल मैन टाइप। बहुत। काश मेरी वाइफ यहाँ पे होती, वो अभी आपके बगल में बैठती, फिर आप दोनों मुझे अब ये डिस्कशन आई थिंक आफ्टर द ओके। पॉडकास्ट एक मुझे आपके साथ काफी देर बैठना पड़ेगा। मुझे पता है काफी टाइम हो रहा है, हम वाह अभी भी मैं अमेज्ड हूँ थोड़ा, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उस चीज़ को हाँ एब्जॉर्व हाँ, करने में, बट विल कम बैक टू इट आफ्टर द श्योर पॉडकास्ट। थैंक यू श्योर। सो मच मैम। बट इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले आपने पहले तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए सारे मून साइंस के, और आपने उसका साइंटिफिक रीजन भी बताया, एंड आपने लाइव मेरा वो कुंडली देख के भी आपने बताया, जो कि अब मैं आपको अगर कहूँ 100% एक्यूरेट था, मतलब थैंक यू। विथ नो डेविएशन एट ऑल जिसको कहते हैं। ओके, बट इस चीज़ को पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले मैंने जब आपको पहली बार जब आप आज मैं आपसे मिला फर्स्ट टाइम, एक मैं बहुत प्योर हार्ट से एक सवाल पूछ रहा हूँ। जब आप कहीं भी जाती हैं, तो क्या आपका यही ड्रेस कोड इन टर्म्स ऑफ आपका यही यूनिफॉर्म रहता है, रुद्राक्ष, जेमस्टोन्स एंड एवरीथिंग, तिलक? हाँ, देखिए, मैं कोई ड्रेस कोड में मैंने अपने आप को बांधा नहीं है, हुँ, कंफर्ट के हिसाब से मैं रखती हूँ। हाँ, जेम स्टोन्स के बारे में जब आप पूछेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं अक्सर पहनती हूँ। हुँ, रुद्राक्ष उसमें एक मेरा बहुत बड़ा पार्ट है। हुँ, ठीक है, इसलिए नहीं कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए मैं बहुत सारा पहन के चलती हूँ, इसलिए कि मुझे पसंद है, मेरी एनर्जीज को बैलेंस करता है। मुझे जब लोगों से बात करनी है, जिस एक्यूरेसी की आपने बात की उसमें बहुत बड़ा पार्ट, क्योंकि यदि मैं संतुलन में हूँ हुँ, तभी तो मैं हुँ। आपकी भी मदद कर पाऊंगी ना, नहीं तो मैं कैसे आपके बारे में बताऊंगी मेरा ये प्रश्न पूछने का ना एक बहुत मतलब कि सिंपल सा क्यों लॉजिक पहनते है। हैं नहीं, आप। क्यों की बात नहीं है। हाँ। क्यों? क्योंकि एक इंसान जो खुद सनातन धर्म से इतना जुड़ रहा है और आप हम्म। खुद हैं, तो वो मुझे समझ है। बट मेरा ये पूछने का ये था कि आप कहीं भी जाते हैं तो क्या लोग आपको थोड़ा दूसरे नज़र से देखते हैं? कि हाँ, ये क्यों ऐसा, मतलब मैंने थोड़ा-सा? ये फ़ील किया है, जैसे कभी एयरपोर्ट पे हैं, फ्लाइट पे गए हैं, तो हाँ। बहुत सारे लोग तो वैसे ही समझ जाते हैं कि या तो एस्ट्रोलॉजर, कई लोगों ने तो रील देखी होती है, तो हुँ, वो हुँ, वैसे हुँ। ही मिलने आ जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो वो तो है, लेकिन ये मेरी खुशी के लिए है, मतलब ये लोग अलग से देखते हैं, वो जो भी चीज़ें हैं। मैं जो लोग बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं लेकिन तिलक तक नहीं लगाते, आप हुँ, दुनिया को हुँ, ज्ञान दे रहे हो। मैं इस बात को मैं इस पॉडकास्ट पे बोलना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारी रील्स देखी, बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे लोग दुनिया को ज्ञान दे रहे, ऐसा तिलक लगाओ, ये करो, वो लगो, ये ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा हुँ। आपका थर्ड आई। आप खुद क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? बिना गुड़ खाए आप दुनिया को क्या ज्ञान दे रहे हो? मुझे तो ये थोड़ा-सा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग इस तरह की बातें करें, कम से कम आप बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको तो अपनाएँ, एट लीस्ट। सच्चे, बुरे, झूठे की बात नहीं है, बात ये है कि आप उस प्रैक्टिस को करो और फिर अपने यूथ को दिखाओ कि हुँ। ये इस तरह से होता है और इसको आप करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। कोई करता है, नहीं करता से मतलब नहीं है। दूसरी बात है कि मुझे राम भी प्रिय हैं, कृष्ण भी प्रिय हैं और हनुमान भी। तो शिव तो हैं ही मेरे, तो मैं शिव के रुद्राक्ष पहनती हूँ, कृष्ण की ये रिंग पहनती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अक्सर पहनती ही हूँ। ये मेरा ड्रेस कोड नहीं कहूँगी, ये मेरा भाग है और मुझे इस पे बहुत गर्व है। ये मैंने आपसे ना ये सवाल जानबूझ के किया, अभी एक्चुअली 2-3 एपिसोड पहले अ, शो पे ही आई थी प्रियंका ओम आनंद जी। तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल चीज़ कही थी। वो मतलब वो ऑस्ट्रेलिया श्रीविद्या की में, साधक है वो। और वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं हुँ, काफ़ी हुँ। टाइम से। बोलती थी पहले मैं कभी तिलक लगा के नहीं हुँ, हुँ। निकलती थी, बट धीरे-धीरे जब मैं अपनी साधना में वो आगे हुँ, बढ़ी, हुँ, हुँ। वो तिलक लगाने लगी। बोलती थी लेकिन लोगों की, मतलब एक हुँ। लोग मुझे सवाल करते थे कि ये तुम अपने आप को हाइलाइट करने के लिए कर हाइलाइट, रही हो। हाँ। बोलती पहले मुझे भी थोड़ा मैं कॉशियस हो गई, वो ऑब्वियस सी चीज़ है। बोले फिर मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मैं किसी धर्म के बारे में कोई अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। हर धर्म का अपना एक कुछ ड्रेस कोड है। बोले ये मेरा ड्रेस कोड है। हाँ, इसको ड्रेस कोड बोले, मतलब हाँ, कहने का मैं। मतलब है ये राइट, राइट, दिस इज़ राइट। व्हाट आई एम। नहीं, देखिए, मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ, उनकी बात बिल्कुल सही है। कोई टोपी पहन के निकल रहा है, आप पूछ रहे हैं, कोई बुर्का पहन के निकल रहा है, आप पूछ रहे हैं, आप उनको उतना स्थान देते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो इसको भी दीजिए और वैसे ही समझिए जैसे सामान्य है।
तो मेरे कहने का भी ये मतलब है जो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए और किसी तरह का विवाद की वो नहीं। आप जैसे बाकी चीज़ों को ले रहे हैं हुँ, वैसे ही हुँ, इसको लीजिए, जो धारण करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है कि आप उसको प्रतीक मान रहे हैं। नहीं करना चाहते वो आपकी अपनी मर्जी है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके महत्व की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि सब कुछ साइंटिफिक है। रुद्राक्ष का मैंने साइंस आपको राइट। बताया, तिलक का साइंस अपने आप में सबको पता है कि हम थर्ड आई पे पहनते हैं तिलक, हम हुँ, धारण करते हुँ, हैं और हर बार हमारी थर्ड आई यहाँ से हम जागृत करते हैं, मतलब अपना एक इंट्यूशन जो हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ब्रह्मांड से। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ साइंटिफिक है, मुंह ढकने से, टोपी पहनने से उसका कोई साइंस हो नहीं हो मुझे नहीं पता, हुँ, लेकिन हुँ, मुझे ये पता है कि मैं जो पहन के निकली हूँ ये पूरा मेरे लिए बहुत अच्छा है ओके। और मुझे गर्व है इस बात पे। अ, आपका आपके ओवरऑल इसका एक हिस्सा है, आपके जेमस्टोन्स भी इसका एक जी। हिस्सा है। जेमस्टोन खुद में अगर हम बात करने जाएँ तो वो 3-4 घंटे का खुद का एक अलग-सा डिस्कशन है, तो बिल्कुल। हम बहुत डीप नहीं जाएँगे। बस मैं ये पूछूँगा आपने आज कौन-कौन से जेमस्टोन्स पहने हाँ, हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या किस लिए यूज़ किए जाते हैं? देखिए मैंने एक सबसे पहले तो पहना है पन्ना, ठीक है? ओके, इसको ग्रीन एमराल्ड कहते हैं और इसमें छोटे-छोटे डायमंड्स भी लगे हुए हैं। मैंने पन्ना इसलिए पहना है क्योंकि कम्युनिकेशन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ओके। मेरे बुद्ध तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कम्युनिकेशन और बेस्ट करने के लिए, आप लोगों तक चीज़ें हाँ, सही तरीके से पहुँचाने के लिए कि ईज़ी वे में हो, इसको धारण करती हूँ और मेरी कुंडली में जहाँ बुद्ध की स्थिति है वो मुझे अलाउ करती है कि मैं पन्ना पहनूं, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। दूसरा तो मैंने कृष्ण पहने हैं, ये मुझे पसंद है इसलिए। तीसरे एक मैंने ये जो डाले हैं ये हकीक हैं। हकीक, हकीक, यस। ओके। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका इंग्लिश नाम मुझे भी नहीं पता ओके, है। हकीक है ये और ये येलो हकीक है बेसिकली। इसका कोई वैसा महत्व नहीं कि मैंने क्यों पहना। हुँ, सही कहूँ तो ये रिंग जब बन के आई तो मुझे सुंदर लगी अच्छा, और मैंने पहनी। लेकिन ओके, एक चीज़ मैंने नोट की, जब भी मैं इसको पहनती हूँ, मुझे बाहर बहुत अच्छा माहौल मिलता है। मुझे कभी नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो वो 1-2 चीज़ें मेरे उससे जुड़ भी गई हैं। तो कई बार कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो पहनने के बाद आपको फ़ायदा पता चलता है, तो वो भी धारण करना चाहिए। लेकिन हर राशि, हर हुँ, ग्रह के हिसाब हुँ। से, आपकी कुंडली के हिसाब से यदि स्टोन अच्छे हैं आपके लिए तभी धारण कीजिए, तब तक स्टोन्स धारण नहीं करने चाहिए। रुद्राक्ष आप पहन सकते हो सही और ओरिजिनल। जेमस्टोन क्या सिर्फ़ एक क्वालिफ़ाइड, एजुकेटेड अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के ही पहनना चाहिए, अपनी मर्ज़ी हाँ, से कुछ ये भी धारण नहीं करना, उसके हाँ। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। मैंने इसका एक उदाहरण आपको दिया था मूँगे का। हाँ, 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 ऐसे हाँ, ही हाँ। एक और उदाहरण था, एक आंटी ने किसी से पूछ के शायद वो पहन लिया था माणिक, जो सूर्य के लिए रूबी जिसको कहते हैं, हुँ, हुँ, रेड हुँ, कलर का होता है। आंटी ने पहना होगा और 8वें दिन उनका एक्सीडेंट हो गया घर में ही और हुँ, पूरी कमर की हड्डी जो है वो ब्रेक हो गई, हुँ, क्योंकि सूर्य हड्डी का भी कारक है, हमारी बोन्स का भी कारक है। यदि आपने गलत स्थिति में जेमस्टोन पहना हुँ, तो वो हुँ, आपको नेगेटिविटी देगा, एक्सीडेंट हो गया अभी कई दिनों तक। अब वो मुझे जब हॉस्पिटल में मिलने गई तब उन्होंने बताया कि देखो मैंने तो इतनी पूजा करी थी, मैंने ऐसा हुँ, करा था। मैंने कहा कहाँ गए थे आप, क्या किया आपने? उन्होंने बताया बेटा वो उन्होंने कोई रिंग दी थी, मैंने वो पहनी। फिर मैंने उनकी बेटी से पूछा कि क्या रिंग है वो, क्या पहन लिया था? बोले वो पहना था तब से 1-2 बार छोटे-मोटे चोटिल हुए और एक दिन तो ज़ोर से लग गई। तब मैंने फिर देखा कि माणिक पहना था और फिर उनकी कुंडली देखी, सब डिटेल देखी। तो गलत मत पहनिए, नहीं पहनेंगे तो बुरा नहीं होगा, लेकिन गलत पहनने से बुरा होगा तो आप इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन लगाएँगे, राइट। आपका विश्वास कम होगा। तो अच्छा है सही व्यक्ति से सही जानकारी, ओरिजिनल चीज़ें पहनिए और उसका लाभ लीजिए, एन्जॉय कीजिए लाइफ को उस उन चीज़ों से, क्योंकि वो उसके लिए बना है। गलत गाइडलाइन में आके फिर हुँ, हम उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं, अरे वो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने ऐसा बोला और हमारा ऐसा हो गया। ओके। ये हो सकता है किसी के पास उतना ही ज्ञान है, उसने उस हिसाब से आपकी मदद की, पर पूछ लीजिए सही जगह पे। जेमस्टोन का डिस्कशन हम हुँ, ऑब्वियसली क्योंकि मुझे अब पता हाँ। चल चुका है कि आपके साथ ये एक इकलौता डिस्कशन तो नहीं है, कई सारे डिस्कशंस होने वाले, तो हम जेमस्टोन का डिस्कशन पार्क करेंगे। रुद्राक्ष पे मेरा एक सवाल है, हुँ, हुँ। क्या रुद्राक्ष की कोई एक्सपायरी या कोई लाइफ टाइम होती है या फिर नहीं, रुद्राक्ष की एक्सपायरी तो नहीं होती, लेकिन रुद्राक्ष की इंटेंसिटी जो हुँ, पावर है हुँ, वो थोड़ी-थोड़ी कम होती है और मेरा मानना है कि इस रुद्राक्ष को भी रिचार्ज होने की ज़रूरत पड़ती है।
तो कभी कैसे भी करते हैं रिचार्ज? रिचार्ज करना हो, आपके पास जो भी रुद्राक्ष है, हाँ। आप किसी शिव मंदिर में जाइए, पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन, या जो भी अच्छा आपको नक्षत्र मिलता है, पुष्य नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, उसमें जाइए, अपना रुद्राक्ष शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, भगवान शिव को अर्पित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रुद्राक्ष में वो अपनी शक्ति दीजिए, ताकि मैं आपको इसको जब धारण करूं तो मेरे जीवन की भी चीज़ें संतुलित हो, और फिर से रिचार्ज हो गया। प्रार्थना कीजिए आप, उसको चैंटिंग से आप और पावर दे सकते हैं। आप नमः शिवाय मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष से आप माँ लक्ष्मी की हुँ। मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, फिर रिचार्ज हो जाएगा। मैं रुद्राक्ष पहनता नहीं, मैंने धारण नहीं किया है, बट हुँ, मैं एक कर मेरे लिया पास है आपने। हाँ, सॉरी। ओह! वाह! हाँ जी। मतलब आज ही मैंने धारण हाँ, किया, चलिए धारण इसको की। रिफ्रेश करते हैं। मेरे पास एक रुद्राक्ष की माला जो मैं सिर्फ़ यूज़ करता हूँ हुँ, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग के लिए हुँ, 108 हुँ, बार, वो मैं 3 माला करता हूँ। हुँ, हुँ। तो क्या ये सही तरीका है करने का? मतलब या कि फिर जो माला आप कर रहे हैं, हाँ। मतलब मंत्र जप कर रहे हैं, वही आप धारण कर नहीं, रहे हैं? नहीं, 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 वो अच्छा। सिर्फ़ मेरे जाप के लिए ही है। हाँ, तो जप तो सही कर रहे हैं आप। शिव के कोई भी मंत्र आप मैं रुद्राक्ष नाम की जप ही माला करता हूँ, से, ओम नमः शिवाय ही करता बस हूँ। ये ठीक है, बहुत बढ़िया। अ, थैंक यू सो मच भूमिका जी। आपने मेरे सवाल जनता की जो सबकी नॉर्मल जो दिलों की सवाल होती है ना एस्ट्रोलॉजी के हुँ, रिगार्डिंग, आपने कई सारे मिथ्स बस्ट किए। मैं तो अभी भी थोड़ा अमेज़्ड हूँ, शॉक्ड हूँ जो आपने मेरे बारे में बताया। आपने लॉजिकली, साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजी क्या है, नहीं है, हर चीज़ को आपने समझाया हमें। सो एंड जैसा मैंने बोला, ये पहला और इकलौता पॉडकास्ट, पहला है, इकलौता नहीं है। आपके साथ हमें पता चल गया कि एक हमें ऐसा गेस्ट मिल गया जिनके साथ हम बहुत सारी और भी बातें करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला, बहुत समझने को मिला। आई होप कि आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच हमारे यूथ तक ये सारी बातें ले जाने के लिए रौनिक, बिकॉज़ अभी सच में सही चीज़ों के जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भटकाव को मैं गलत या सही में काउंट नहीं करती। मेरा ये मानना है कि जो गलत रास्ते पे गया है वो सही पे भी तो जा सकता था। राइट। सिर्फ रास्ता बताने वाले की ज़रूरत थी। तो आप वो ही काम कर रहे हो। तो आप भी साधुवाद का पात्र हो ना। थैंक यू, थैंक यू। एंड करने चल, से पहले जय श्री राम, जय हर श्री हर महादेव, राम, जय ओम नमः बजरंगबली। शिवाय, जय श्री राम। थैंक